अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। अच्छा जी, बड़ा ही बिग चेंज जिसको हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे और ऑब्वियसली उसकी एक पूरी सेरेमनी जो हुई है कल हुई है। अमेरिका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है और बड़ा इंटरेस्टिंग था वो सारा सिनेरियो, क्योंकि 40 वर्षों में ये पहली बार हुआ है कि जब ये सेरेमनी जो थी सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी इंडोर हुई। मुझे लगता है कि बहुत सारा कुछ ये करेंगे अपने टेन्योर के दौरान, जिसके बारे में शायद हम ये कह सकें कि ये भी पहली बार हो रहा है, या ये इससे पहले कभी नहीं देखा, या ये तो अनप्रेसिडेंटेड है, या ये क्या हो गया। भाई इनको पहले ट्राई कर चुकी है दुनिया और अमेरिका और बहुत सी उनकी यही चीजें इसलिए उनको वोट में ला दोबारा। अलग ताकत, एक अलग एनर्जी के साथ भी आए हैं और जाहिर है उनकी हर जगह अक्सरियत है। डोनाल्ड ट्रंप ने हस्ब तवक्को अपने पहले सदारती खिताब में बाज़ ऐलानात ऐसे भी किए जिन्हें बैरूनी दुनिया में मुतनाज़ कहा जा रहा है, मगर इस बुनियाद पर उन्हें वोट भी मिला है, सब जानते हैं। ट्रंप ने इंतखाबी वादों के मुताबिक लाखों गैर कानूनी तारिकीन वतन और जराइम पेशा अफराद को उनके मुल्कों में वापस भेजने का ऐलान किया। साफ कहा कि हम खलीज मैक्सिको का नाम बदल कर खलीज अमरीका रख रहे हैं, जिस पर पहले ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा था। यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीका पनामा से केनाल वापस ले लेगा। बड़ी इंटरेस्टिंग स्पीच, तो बड़ा उन्होंने एक्सप्लेन भी एक्चुअली किया कि क्यों, क्योंकि उनका एक वो वादा जो था वो टूटा है, तो लिहाजा अब हम वापस ले रहे हैं। सदर बनते ही अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए हैं और अमरीका मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक जो है वो पेरिस मुआहदे से फिर बाहर हो गया। तो ये आपको पता है कि यही हैज़ ऑलवेज बीन अगेंस्ट इट, तो वो भी हो गया। साबिक सदर बाइडन का 2030 तक इलेक्ट्रिक कार्स की फ़रोख्त का हदफ 50% करने का ऑर्डर भी मनसूख कर दिया गया है और मसनूई जहानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी से मुतालिक बाइडन का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी मनसूख कर दिया गया। तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो रोल बैक हुई हैं। यू नो, ये क्लाइमेट चेंज एंड इलेक्ट्रिक का ईवी पॉलिसी, ये बहुत मेजर इशूज़ हैं, टॉपिक ऑफ डिस्कशंस हैं वहाँ पे। वफाकी भर्तियाँ रोकने का हुक्मनामा समेत बाइडन के 78 सदारती इक़दामात को भी मनसूख करने की दस्तावीज़ पर दस्तखत किए गए हैं। वो तस्वीर भी शाया हुई है ना, जिसमें एक बुलंदा है फाइलों का और वो बैठे हैं। इज़हार राय की आज़ादी और सेंसरशिप ख़त्म करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर भी दस्तखत किए गए हैं। वाइट हाउस पहुँचकर कैपिटल हिल, ये इंटरेस्टिंग है, हमले में मुलव्वस 1500 अफराद को मुआफ़ी देने के ऑर्डर पर भी दस्तखत कर दिए गए हैं। आपको याद है जब ये इलेक्शन हार गए थे तो इन पर यह इल्ज़ाम था कि इन्होंने अपने लोगों को उकसाया है और इनका यह ख्याल था कि इस तरह से बगावत की जा सकती है या इंतखाबी नताइज तब्दील किए जा सकते हैं। दुनिया याद रखेगी, क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कैपिटल हिल पे जिस तरह लोगों ने एक हल्ला बोला था, तो वो विजुअल्स भी मेरा ख्याल है कि भूले नहीं जा सकते। भारी भरकम सजाएं हुई थी, लंबी चौड़ी सजाएं हुई थी, लेकिन अब 1500 जो इनके हामी थे, जाहिर है इनका कोर सपोर्टर वोटर था, जिनकी इन्होंने सजाएं मुआफ़ कर दी हैं। अच्छा जी, और भी बड़ी चीज़ें उन्होंने की, ख़ास तौर पे आपको पता है कि ये आए हैं और इन्होंने अपनी स्पीच पे, एक इनॉग्रल स्पीच जो होती है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसमें वो पॉलिसी स्टेटमेंट्स दे देते हैं। तो उन्होंने ये भी कह दिया कि अब अमेरिका में सिर्फ 2 जिन्स ही होंगे, मर्द और औरत, और बीच में कोई और चीज़ नहीं होगी, ऑफिशियली यही रिकग्नाइज होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है अमेरिका के लिए। तो इस किस्म की बड़ी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने अपनी आते ही जो एक स्पीच होती है उसमें जॉट डाउन कर दिया, आप समझेंगे पॉइंट्स, जिससे आपको पब्लिकली एंड प्राइवेट का भी उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। आपको पता है वहाँ रुझान है कि अगर आप किसी भी एक जिन्स के साथ पैदा हुए हों, लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप इस जिन्स से मुताबिकत नहीं रखते या आपके ख़यालात और आपका स्पिरिट और आप अंदर से कुछ और हैं, तो आप अपनी जिन्स तब्दील कर सकते हैं। सो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, डिस्करेज किया है, लेकिन एट द सेम टाइम इसको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए सेम सेक्स मैरिज वाले इशू से, क्योंकि उस पर कोई राय इन्होंने नहीं दी है। इनफैक्ट उनके जो अपने जो रिचर्ड ग्रेनल हैं वो भी उनके भी एक पार्टनर हैं और वो उनकी काबीना में, उनके करीबी हलकों में ऐसे लोग शामिल हैं जो सेम सेक्स मैरिज में हैं। लेकिन ये सारी पॉइंट विदाउट गोइंग एक्सप्लेनेशंस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने कह दी। अब्दुल्ला, लेकिन देयर वाज वन थिंग टू सी, जो कि कभी कभार हम सोचते हैं कि हम इन दिस सिटिंग इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड देखें तो क्या ही बात हो, इन द सेंस कि जब ये अपनी ओथ टेकिंग कर रहे थे तो सारे पुराने प्रेसिडेंट्स जो थे, जिसमें क्लिंटन आप कर लें, ओबामा, बुश, बाइडन तो ऑब्वियसली बैठे हुए थे, दे आर सिटिंग राइट देयर। मतलब वो एक एटमॉस्फेयर जो होता है आपकी, उससे महीना 2 महीने पहले इलेक्शंस के दौरान जितनी भी कॉन्फ्रंटेशंस हुई हों, जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हों, लेकिन उस वक्त उस मोमेंट पे
यू शो डिग्निटी और आप हैंड ओवर करने में इट्स अ वेरी प्रॉपर सिचुएशन। कोई लड़ाइयाँ, कोई तानेबाजियाँ, उसका टाइम चला गया, अब आगे जाने का टाइम है, अब अगला शख्स आ गया। अगर आप नजरियाती तौर पर देखें, आइडियोलॉजिकली ये लोग एक दूसरे से कितने मुख्तलिफ हैं। 100% आप सदर ओबामा को अभी आते हुए देख रहे थे, फिर बाइडेन को देख रहे थे, फिर ट्रंप, एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ ख्यालात के लोग हैं। बैठे हुए आपने उनकी सारी पॉलिसीज को ओवरटर्न कर दिया है, लेकिन फिर भी एक डिग्निटी है, क्योंकि इसका वक्त आ गया। वो वही वाली बात है ना कि जी हमारे 4 साल खत्म हुए, अगले के 4 साल आए, नाउ यू डू व्हाट यू हैव टू डू। जमहूरियत है, ये बर्दाश्त है, ये टॉलरेंस है, ये सियासी, मतलब बर्दाश्त भी मुझे लगता है एक नेगेटिव कभी कभी साउंड करता है। ये को एग्जिस्टेंस है रादर कि ये एक निज़ाम है, इसको इसी तरह चलना है और इसी के तहत आगे बढ़ना है। इसी पे ज़रा हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और ज़ाहिर है अब हमारे यहाँ पाकिस्तान की अहमियत बीच में बहुत अरसा बहुत रही है अमेरिका के लिए, लेकिन अब अफ़गानिस्तान से एग्ज़िट के बाद पाकिस्तान कितना इंटेग्रल और इम्पॉर्टेंट पार्ट है अमेरिकी फ़ॉरेन पॉलिसी का, शायद उतना नहीं है जितना गए वक्तों में हुआ करता था। लेकिन फिर भी हमारी जो स्ट्रेटेजिक अहमियत है, हम मुस्लिम दुनिया का वाहिद एटमी मुल्क हैं, ये भी सबको याद रखना चाहिए। और हमारा जो हमारी जो पोजीशनिंग है ऑन द वर्ल्ड मैप, इट इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इंटरेस्ट तो हमेशा रहेगा, है भी। इस पे ज़रा हम बात भी करना चाहते हैं। ऑब्वियसली सदर ट्रंप जो हैं, ही इज़ गोइंग टू बी अराउंड फॉर 4 more years, और ऑलरेडी इतने चेंजेस जो हैं वो बता भी चुके हैं, कह भी चुके हैं। हमें हमारे गेस्ट ने ज्वाइन किया जिनसे हम बात करेंगे। कामरान बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया, जो कि फॉरेन पॉलिसी स्पेशलिस्ट हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार भी हैं। कामरान साहब, आप बताइएगा, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, पूरी दुनिया की नज़र होती है जब वाइट हाउस में नया मकीन आता है। क्या लग रहा है अमेरिका फॉरेन पॉलिसी के महाज पर किस तरह से एक्ट करता हुआ, आगे बिहेव करता हुआ नज़र आएगा? जी शुक्रिया। देखें, आई थिंक इस इंतज़ामिया के आने के बाद वो जो 70-80 साल से एक पैराडाइम था, उसमें अब शिफ्ट आ रही है। ये एक सब्जेक्टिव प्रेफरेंस नहीं है ट्रंप इंतजामिया की कि भाई उनका दिल आया कि भाई उन्होंने तब्दीली लेके आनी है तो कर रहे हैं। अमेरिका के जो अप्रोच रही है फॉरेन पॉलिसी के जानिब इतने दिहाइयों से, इट्स नॉट वर्किंग एनी मोर। और जो 70-80 साल से पुराना एक निज़ाम है जो World War II के दरमियान और उसके बाद जो है कायम हुआ था, जो फेडरल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कायम हुआ था, इट्स ड्यू फॉर अ सिक्लिकल शिफ्ट। एंड आई थिंक कि उन प्रेशर्स की वजह से एक सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी जो रिपब्लिकन पार्टी है वो इसमें उभर के आई है। सो वी आर गोइंग टू सी मैसिव चेंजेस ओवर द नेक्स्ट 4 years। जाहिर है 4 साल का अरसा जो है वो काफ़ी नहीं होता इतनी बड़ी तब्दीली लाने के लिए, तो इट विल प्रॉब्ली स्पिल ओवर। मैं समझता हूँ कि 2028 का जो इलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा अहम होगा, ये 2024 के इलेक्शन से भी बहुत ज़्यादा अहम होगा। अच्छा कामरान साहब, ये भी बताइएगा, ये अपनी पहली स्पीच में और ऑब्वियस चीज़ से पहले भी ये कहते रहे हैं, बट टू एक्चुअली जहां दुनिया की नज़रें उन पे थी, वो अभी सदर बने अमेरिका के, और बहुत सी बातें कही जिन्होंने उसमें इलीगल इमिग्रेंट्स की बात की। उन्होंने कहा साउथ में तो हम अपनी आर्म्ड फोर्सेस भेज देंगे, नेशनल सिक्योरिटी का उन्होंने जिक्र किया। साथ ही उन्होंने कहा कि किस तरह मिलियंस ऑफ लोगों को निकाला जाएगा क्योंकि वो इलीगल है। उसके बाद ऑटोमेटिक जो एक यूएस सिटीजनशिप मिल जाती है व्हेन यू आर बॉर्न इन अमेरिका, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इसके क्या आप इफेक्ट्स देख रहे हैं? क्योंकि गल्फ ऑफ मैक्सिको का उन्होंने कहा जी नाम बदल के भी हम गल्फ ऑफ अमेरिका कर देंगे। वहाँ मैक्सिको से आवाज़ें निकल रही हैं कि इस तरह तो अमेरिका के बहुत से एरियाज हैं जो कि एक्चुअली शुड बिलोंग टू मैक्सिको। Where do you see this tension getting into? ये आपको लगता है कि ये किधर होगी या फिर चीजें, मामला जो है वो सॉल्व हो जाएगा? देखिए, इसमें 2 चीजों को डिसएंटेंगल करने की जरूरत है। एक है पॉलिटिक्स और एक है पॉलिसी। जाहिर है वन डजंट गो विदाउट द अदर, लेकिन जब हम तज्जिया करते हैं तो हमें ये देखने की जरूरत है कि क्या चीजें सियासी बयानात हैं जो कि बेसिकली डे 1 पे जो है, अगर आप गौर करें तो सदर डोनाल्ड ट्रंप इज ट्राइंग टू प्लीज हिज बेस जिन्होंने उनको सपोर्ट किया है। कुछ चीज़ों पे वो भी ज़ाती तौर पे भी जो है ना, वो एक तरह से यूँ कहिए ईमान रखते हैं कि भाई ये सिर्फ मेरे लिए सियासी स्लोगन्स नहीं है, आई एक्चुअली डू बिलीव इन देम। वो फाइन लाइन को जो है अपना आइडेंटिफाई करना और एक्चुअली ऑपरेशनलाइज करना
कैंपेन प्रोमिसेस को पॉलिसी डिलीवरेबल्स में, ये अब देखना बाकी है. सो इट्स प्रॉब्ली इजी फॉर हिम टू से कि हाँ भाई जो है विद अ स्ट्रोक ऑफ पेन इज नाउ गोइंग टू बी कॉल्ड गल्फ ऑफ अमेरिका. जहां तक जो है मतलब 10-11 मिलियन अनडॉक्यूमेंटेड एलियंस का जो है इनखला का जो बेड़ा उन्होंने लिया है, that's going to be tough. आप मतलब ये है इट्स अ ह्यूज लॉजिस्टिकल अंडरटेकिंग, फिर उसमें लीगल इश्यूज भी आएंगे. जैसे पहले भी हमने देखा, ये वही बात है कि जी हम वॉल बनाएंगे और वॉल जो है वो मेक्सिको इज गोना पे फॉर इट. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स के जो है सुदूर आते हैं और कहते हैं, लेकिन वो अमली जामा उनको नहीं पहना पाते. तो आई थिंक इट्स वी नीड टू बी माइंडफुल ऑफ द डिस्टिंक्शन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड पॉलिसी. वाकई अमेरिका तो स्पेयर हेड करता है इस किस्म की चीजें, और खासतौर पे जहां जिसका एक इम्पैक्ट जो हो वो पूरी दुनिया पे हो. अगर अमेरिका ही उस चीज में इंटरेस्ट ना ले तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग. देखिए, मैं जिस तरह इसको रीड कर रहा हूँ, अगेन इट्स अ मिक्स ऑफ पॉलिसी प्रेफरेंसेस एंड पॉलिटिक्स. तो जाहिर है उनका जो बेस है वो उस चीज को उस तरीके से नहीं देखता जिस तरह से कोई डेमोक्रेटिक पार्टी का कैंडिडेट होता है और वो उनको कहा जाता है कि जी वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो है उनकी ये उनके लिए एक लम्हा फिक्रिया है और ये उनके लिए एक बहुत अहम टॉपिक है. तो इफ यू लुक एट व्हाट ही इज डूइंग, इफ यू लुक एट उन्होंने क्या किया अपने पहले टर्म के अंदर, तो सियासी तौर पे तो उन्होंने निकाल दिया. लेकिन लोग प्रेसिडेंट्स डोंट डू व्हाट दे वांट टू डू, मच लेस व्हाट दे से व्हाट दे विल डू. दे हैव टू डू व्हाट दे नीड टू डू. तो अगर क्लाइमेट चेंज जो है फिलहाल तो उनके पास है कि भाई अगेन कि भाई वो कह दें कि हम पुलिंग आउट ऑफ जो है पेरिस अकॉर्ड्स, लेकिन कल को अगर कोई इशू आ जाता है तो यू कैन एक्सपेक्ट कि उसके ऊपर कोर्स करेक्शन होगा. सो आई थिंक इट्स अबाउट हाउ ही वांट्स टू परस्यू दिस इशू विज़-ए-वी अदर इश्यूज, किनको प्रायोरिटाइज करना है वर्सेस जो है ये कि जी बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट है, या अब जो है वो उन्होंने बिल्कुल ही अमेरिका को निकाल दिया. आई डोंट थिंक दैट्स द केस. अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा हमारे पास वक्त कम है क्योंकि हम अपने पे आ जाते हैं. हम आपको पता ही है पाक अमेरिका ताल्लुकात बड़ा उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं. हम कभी बहुत करीब हो जाते हैं, बहुत अहम हो जाते हैं, फिर हम दूर हो जाते हैं, हम उतना अहम नहीं रहते, लेकिन फिर भी वी एग्जिस्ट. एंड हमारी जियोपॉलिटिकल जो पोजीशन है, हमारी और दीगर हमारे साथ ऐसी लवाजमात अटैच्ड हैं जिसके लिए हमेशा हम अहम रहेंगे. क्या पॉलिसी लगती है आपको अमेरिका की इस मरतबा होगी पाकिस्तान को लेकर? और जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत लॉबिंग भी की है, बहुत ट्वीट्स भी करते हैं, बहुत टैग्स भी करते हैं. अमेरिका क्या हमारे पॉलिटिकल मैटर्स में इंटरफेयर करेगा? आई डोंट थिंक सो, टू बी रियली ऑनेस्ट. इसकी सिंपल सी वजह है कि आई थिंक जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उसमें पाकिस्तान इज़ नॉट वेरी हाई ऑन अमेरिकाज़ प्रायोरिटी लिस्ट. उनके जो इंटरेस्ट हैं, उनके जो फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज़ हैं, वहाँ पाकिस्तान जो है इज़ नॉट वेरी हाई. आई थिंक जो पर्सपेक्टिव, आई थिंक विल सी मोर ऑफ कंटिन्यूटी देन अपना चेंज. उसकी वजह ये है कि फ्रॉम एन अमेरिकन पर्सपेक्टिव, रिगार्डलेस कि कौन जो है वाइट हाउस में है, कौन सी जमात की हुक्मरानी है, एक चीज़ पे तो बायपार्टिजन जो है वो एक इजमा है कि देखें पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स हैं, पाकिस्तान को उसको सॉल्व करने हैं. अफगानिस्तान से इनखला हो चुका है, और अगर आप चीन को भी ले लें तो चीन की जो ग्रेट पावर कंपटीशन है अमेरिका के साथ, उसमें पाकिस्तान इजंट एक्चुअली वो क्लासिक सेंस में सैंडविच बिटवीन द टू पावर्स. पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं कर रहा जिससे कि इमीडिएटली अमेरिका को कोई थ्रेट है तो पाकिस्तान पर दबाव आएगा. सो आई थिंक कि जो है वो गोइंग टू सी मोर ऑफ जो है ना द सेम जो हम पहले देखते आ रहे हैं. और ये कोई सदर बाइडेन ने नहीं किया था, ट्रंप इंतजामिया में भी यही हुआ था. उन्होंने आके एक सियासी बयान दिया, ट्वीट कर दिया, फिर उसके बाद इमरान खान साहब उसको वजीर आजम थे, वो गए, फिर ताल्लुकात के बढ़ने के जो है ना उम्मीद लग गई, लेकिन नथिंग रियली हैपेंड क्योंकि अफगानिस्तान से इनखला करना था. दैट वाज द बिग इशू. आई थिंक वी गोना सी मोर ऑफ दैट. तो हमें थोड़े से एक्सपेक्टेशन को ना वो टेम्पर करने की जरूरत है कि वेयर आर वी इन द ग्लोबल पिक्चर. राइट, बड़ा अच्छा किया कि आपने यू हैव पुट इट इनटू वर्ड्स, क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो आपको पता ही है कि इतना बड़ा मुल्क है हमारा माशाल्लाह, तो एक्सपेक्टेशन भी बहुत सी दुनिया की है इधर. बट एनीवे, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कामरान बुखारी साहब फॉर स्पीकिंग विद अस. अच्छा, जो पूरी सेरेमनी हो रही थी ना उसमें इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग वॉच के कौन कौन बैठा हुआ है.
तो इलॉन मस्क जो थे बड़े सेंटर स्टेज थे, आपको पता है कि बड़े साथ साथ रहे हैं वो साथ, लेकिन उसके अलावा अगर आप वैसे भी देखें तो सारे टेक जाइंट्स जो थे, आप मतलब मार्क ज़करबर्ग ले लें, आप जेफ बेजोस ले लें, मतलब दे वर वेरी मच देयर, very close in the inner circle जिसको कहते हैं। तो दैट वाज आल्सो इंटरेस्टिंग टू सी। और आपको जैसे हमने बताया वो ऑलरेडी हर चीज़ ही इनर हो गई थी बिकॉज द होल इवेंट वाज इंडोर, तो बड़ी क्लोजनेस जो है वो आपको नजर आ रही थी कि किसकी है और किसका आप रोल जो है इन द नेक्स्ट 4 years आप क्या देख सकते हैं। पीएसएल और अभी हम आगे बढ़ जाएंगे, बिल्कुल अब पीएसएल की बात करेंगे, बिल्कुल ही टॉपिक बिल्कुल ही मैंने कहा इसका भी कोई ओपिनियन आ रहा है। के लिए अलहदा कवानीन पर इंग्लिश क्रिकेटर जेम्स बेंस नाराज हो गए हैं। उनका कहना है कि ईसीबी की नई पॉलिसी इंग्लिश क्रिकेटर्स के लिए मददगार साबित नहीं हो रही। आपको पता है ना, ईसीबी ने एक कानून निकाला है कि भाई आप सिर्फ आईपीएल खेल सकते हैं, बाकी आपको काउंटी खेलनी होगी। आईपीएल सिर्फ आईपीएल, हाँ, और काउंटी, मतलब उसमें कोई बाकी दुनिया की इतनी लीग्स और हो रही हैं कुछ नहीं, तो काउंटी और इंडियन। उन्होंने कहा है कि आईपीएल की इजाजत क्यों दी है और पीएसएल की क्यों नहीं दी है। सो ये उनका सवाल है, बड़ा वैलिड सवाल है। पीएसएल मुख्तसर टूर्नामेंट है, वहाँ खेल कर प्लेयर्स डोमेस्टिक से ज़्यादा महरूम नहीं होते। आईपीएल तवील टूर्नामेंट है, वहाँ डोमेस्टिक प्लेयर्स का जाना नहीं बनता था। मुमकिन है कि कवानीन में ये तजाद बोर्ड्स की बाहमी ताल्लुक़ की वजह से हो। पीएसएल ड्राफ्ट मज़ीद इंग्लिश प्लेयर्स पिक होते तो प्लेयर्स भी अपना डोमेस्टिक रेड बॉल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ देते। पीएसएल टीमों ने एनओसी खर्चे की वजह से अक्सर इंग्लिश प्लेयर्स को एनओसी के खर्चे की वजह से एक्चुअली पिक ही नहीं किया, मुंतखब ही नहीं किया। लेकिन इस किस्म की अगर पॉलिसी सामने आ रही हो, व्हिच इज सच अ बायस्ड पॉलिसी, सॉरी वी हैव टू से इट। सो हम तो कह रहे थे, लेकिन अब उनके अपने भी कह रहे हैं। मतलब आपने बता दिया, चॉइस किधर गई? यानी आप आइदर आप हमारा डोमेस्टिक तो ऑब्वियसली करेंगे ही करेंगे, उसके अलावा सिर्फ इंडिया की लीग, सिर्फ इंडिया की लीग। वैसे चॉइस भी काफी ऑब्वियस है। अब we should not be surprised on such decisions, such no policies. surprises there, but it needs to be mentioned. It does need to be mentioned, but India is the one who leads the ICC and the rest of the cricket boards as well. Okay, तैयारियां अरूज पर हैं जी। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारियां कोई ज़बरदस्त चल रही हैं और स्टेडियम्स की तैयारी की डेडलाइन भी अब ज़्यादा दूर नहीं है। आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एतमाद है कि स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन का काम जो है वो जारी है और तर्जुमान पीसीबी के मुताबिक कराची और रावलपिंडी के स्टेडियम्स की जो हाँ बेसिकली और अपग्रेडेशन का काम 31 जी मुझे समझ आ गया, 31 जनवरी तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। Which is, you know, not पीर के रोज लाहौर और कराची के स्टेडियम्स में मीडिया टीमों ने भी तैयारियां देखी हैं। तर्जुमान ने वाज़े तौर पर कहा कि हमें 22 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान चैंपियंस ट्रॉफी के मैच की मेज़बानी के लिए कज़ाफ़ी स्टेडियम की ऑपरेशनल तैयारियों पर कोई शक नहीं है। तर्जुमान वेरी कॉन्फिडेंट जी, आईसीसी वाले आए हुए थे और उन्होंने कहा कि जी हम मुतमईन हैं, वी आर सैटिस्फाइड, हमें सीन ऑन लग रहे हैं यहाँ पे। उन्होंने कहा जी वाज़े तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां मुकम्मल ना होने से मुताल्लिक तमाम खदशात हम मुस्तरद करते हैं और ये कहा कि पाकिस्तान 19 फरवरी से शुरू होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए तैयार है और इसके साथ साथ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान स्क्वाड को आत्मी शक्ल देने पर मुशावरत भी जारी है। ज़राए का कहना है कि साइम अयूब का फैसला हो गया तो ऑब्वियसली बड़ा इजी हो जाएगा। वैसे तो अगर हो गया तो सैफरी की सीरीज की टीम ही चैंपियंस ट्रॉफी की टीम होगी एक्चुअली। अब आप बता दें। और साइम अयूब के फिट ना होने की सूरत में सिलेक्टर्स ने मुतबादिल का फैसला भी किया। अब ये आप बताएं कौन है? अब्दुल्ला शफीक की स्क्वाड में जगह मुश्किल है, जबकि उस्मान खान के भी ड्रॉप होने का एक इम्कान है और इसके अलावा फ़खर जमान की स्क्वाड में शमूलियत यकीनी है। सो ही इज़ गोइंग टू बी देयर। और ज़रा ने भी कहा, ये भी कहा है कि इमामुल हक और हसीबुल्लाह के नामों पर भी गौर जारी है। सो दीज आर द नेम्स जो दे कुड बी अ पार्ट ऑफ द टीम। सुहेल इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल भाई, मतलब हम स्क्वाड्स के ऐलान की तो बाद में बात करेंगे, पहले तो हमें स्टेडियम की तैयारी का बता दीजिए। आईसीसी वाले आए हुए थे, उन्होंने कहा जी कि वी आर सैटिस्फाइड, हमें तो वैसे कितनी बुरी बात है सुहेल, आप भी हमें बता रहे थे और बाकी भी सारे कह रहे हैं भाई वी आर ऑन टाइम और हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब आईसीसी ने आके हमें बताया तो हमने मान लिया है कि सब कुछ एक सही जा रहा है। थर्ड पार्टी वैलिडेशन हमें चाहिए होती है, हमें हमेशा चाहिए होती है, अपनों को नहीं हम मानते। जी सुहेल। अब्दुल्ला रुमा, मैंने फ्रेश विजुअल्स भी भेजे थे, उससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि किस तेज़ी से काम जारी है और बैरूनी मनाज़र हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम के। जब आप उस एरिया को फ़िज़िकली जाते हैं देखने के लिए और या विजुअल्स देखते हैं तो आम आदमी, बल्कि मैं ख़ुद भी हैरान होता हूँ कि ये आया 30 जनवरी तक इस तमाम तर मलबे को उठा लिया जाएगा, वॉशरूम्स बन जाएंगे स्टैंड्स के नीचे और इसी तरह का
जो दूसरा काम है वहाँ पे अभी ग्रास लगना है, दरख्त लगने हैं, इतना सारा काम पड़ा है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उसके डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर जिन्होंने 4-5 रोज़ पहले ब्रीफिंग दी थी यहाँ पर कदाफी स्टेडियम में, उनका यही कहना था कि ठीक है इस वक्त डाउट्स हैं लोगों के दिलों में भी, लेकिन आप यहाँ पर 8 फरवरी को पाकिस्तान और जो साउथ अफ्रीका का जो यहाँ पर मैच है वो होता हुआ यहाँ पर न्यूजीलैंड का देखेंगे, तो उस दिन सबको यकीन आ जाएगा कि जो दावा हमने किया था, जो हमारी टाइमलाइन थी, उसके मुताबिक हमने अपना काम मुकम्मल किया है। वैसे सुहेल, आपको क्या आप ये बताएं कि क्या 24/7 यानी 24 घंटे काम हो रहा है? बिकॉज काम काफी है अभी, और महीने से भी कम की बात है, हार्डली एनी डेज लेफ्ट, तो काम राउंड द क्लॉक हो रहा है? राउंड द क्लॉक काम ना सिर्फ इन दिनों में जारी है, बल्कि जब से ये जून से काम शुरू हुआ, जब इसको डिमोलिश करना शुरू किया गया था, तब से लेके अब तक 24 घंटे ही काम हुआ है। और यही वजह है कि जो एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है खड़ा किया गया, जो 2 बिल्डिंग्स हैं, एक मरकजी बिल्डिंग है जो ऑफिस वाली है और उसके आगे पवेलियंस है, और तमाम तर इंक्लोजर्स को गिराया गया। अगर ये 24 घंटे काम ना होता तो ये इसका मेरा ख्याल है 30% भी मुकम्मल ना होता। इन दिनों मजीद काम को तेज़ कर लिया गया, ज़ाहिर है 24 घंटों में 24 घंटे ही काम होगा, लेकिन नफरी ज़रूर बढ़ाई गई है, मजदूर ज़्यादा काम करें। अगर आप अभी जाते हैं हम लोग वहाँ पर, तो बेसमेंट बहुत बड़ा काम रहता था। अभी जो सबसे अंदर तो तकरीबन 80% के करीब जो नशिस्तें हैं वो भी लग चुकी हैं, और मेन जो पेविलियंस की बिल्डिंग है वो भी 27 जनवरी तक उसका काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। अभी जो सारे का सारा जो फोकस है वो बैरूनी जो है हिस्सा कदाफी स्टेडियम का लिबर्टी की तरफ से जाने वाला हो, और उसके साथ साथ फिरोजपुर रोड की तरफ से, और फीफा फुटबॉल हाउस जो है, फीफा गेट्स जो हैं, वहाँ से आने वाला जो रास्ता है, और इसी तरह गवर्नमेंट कॉलेज जो फिजिकल कॉलेज है उसकी तरफ से, ये 4 रास्ते हैं जहाँ पे एंट्रेंस होती है स्पेक्टेटर्स की, उसके ऊपर काम जारी है। और तो क्या वैसे बाय द वे कोई नई पार्किंग वगैरह भी इस प्लान में शामिल थी? वेयर वुड द पार्किंग बी? या पहले वाली पार्किंग की कैपेसिटी इतनी बढ़ाई जा रही है तो पार्किंग पुरानी जो है वो काफ़ी होगी, फिर बीच में तो आपको पता है गाड़ियाँ करीब लाने की इजाज़त नहीं होती थी, शटल्स के ज़रिए आया जाता था। हाउ वुड दैट वर्क आउट? अब्दुल्ला, पार्किंग उसी तरह रहेगी, इस जिस तरह आप फिज़िकल कॉलेज की है ग्राउंड है वहाँ पर पार्किंग होगी, इसी तरह कुछ एरिया पंजाब स्टेडियम के इर्द गिर्द है वहाँ पर पार्किंग होगी। मेन पार्किंग जो होगी वो लिबर्टी होगी, इसके साथ साथ वो जो एक प्लाजा बना हुआ है पार्क एंड राइड वाला, वहाँ पर पार्किंग होगी। जी 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 जी, उसको यूज़ किया जाएगा। अभी निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो पार्किंग की फैसिलिटी है, ना तो उसकी गुंजाइश है और ना ही उसको बढ़ाया जा सकता है। जो अवेलेबल है वीआईपी पार्किंग, उसी को इस्तेमाल किया जा सकेगा, बल्कि उसका भी एरिया जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि पिछले साल के बाद से अब तक कोई मैच यहाँ पर इंटरनेशनल नहीं हुआ पीएसएल के मैचेस के बाद। तो उसी अरसे के दौरान यहाँ पर 2 स्पोर्ट्स पंजाब के अरेना बस बन चुके हैं, वो पार्किंग एरियाज थे वहाँ पर। अब क्योंकि वो जगह थी स्पोर्ट्स पंजाब वालों की, तो वहाँ पर उन्होंने इंडोर फैसिलिटी क्रिएट की है एथलीट्स के लिए, तो पार्किंग कम हुई है बजाय बढ़ने के। और डेफिनेटली 35,000 के करीब जब क्राउड आएगा, और जो मुझे लग रहा है जो सेफ फ्री की सीरीज़ होगी, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा क्रेज़ है कि हमने जाकर नई लाइट्स जो हैं, नई स्क्रीनें, नया स्ट्रक्चर देखना है, तो ना सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस तो होंगे ही होंगे हाउसफुल यहाँ पर, उससे पहले जो सेफ फ्री के 2 मैचेस हैं वो भी हाउसफुल हो गया। छत का ये भी कहा गया है कि छत का काम तो शायद चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ही छेड़ा जाएगा। अच्छा सुहेल भाई, अब स्क्वाड पे आ जाएं, क्या मतलब ऑब्वियसली साइम की इंजरी अभी टाइम लेगी, आई बिलीव उनका मामला तकरीबन क्लियर हो गया है कि ही वुड नॉट बी अवेलेबल, या अभी भी इंतज़ार है पीसीबी को उनके आने का? जी अब्दुल्ला, अभी इंतज़ार है। जो हमें बताया गया है कि वो इस महीने के आखिर तक उनके बारे में 100% ये फ़ैसला किया जा सकेगा, जब वो डॉक्टर्स के मशवरे के मुताबिक अपने टखने के ऊपर बोझ डालेंगे, वज़न डालेंगे। उसके बाद इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकेगा कि उनमें अभी कितनी पेन है, और आया रिहैब वो अगले 2 हफ्तों के दौरान कर सकते हैं। अगर हम वैसे बात करें बाहर बैठे हुए, या एक्सपर्ट तो हम स्पोर्ट्स मेडिसिन के नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर हम सूरत हाल देखें कि जिस नोयत की उनको चोट लगी है, बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है कि वो अपना 19th के जब उनके 6 हफ्ते पूरे होंगे और उसी रोज़ इफ्तिताह भी है, मैच भी है, पहला इफ्तिताही मैच भी है, तो उस वक्त तक 100%। वैसे ये फ्रैक्चर है उनका, इज इट अ फ्रैक्चर या फिर स्ट्रेन ही है?
नहीं स्ट्रेन नहीं है, फ्रैक्चर का ही बताया गया था कि उनका है टूटा है और बाकायदा तौर पर। नहीं तो फिर दैट टेक्स टाइम और ऑब्वियसली उसके बाद वो इंशाल्लाह ठीक भी हो जाए, बट दैट्स अ बिट ऑफ ए लॉन्ग प्रोसेस। उसके बाद उसकी पूरी एक थेरेपी भी होनी है, ऑब्वियसली इट नीड्स टू बी aggressively used because he's a very young guy, he's super talented, मतलब उनके बारे मामले में जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए। That's right. अच्छा एक क्यूरियोसिटी है, इससे पहले हम जरा PSL पे भी बात कर लें। इससे पहले हम बात कर रहे थे जेम्स विंस की जो स्टेटमेंट है एंड हाउ ही सेड कि ये बड़ी अनफेयर बात है कि उनको ये बता दिया गया है कि काउंटी खेलोगे और IPL खेलोगे एंड दैट्स इट। मतलब ये फैसला कब और किसने किया होगा? बिकॉज इट्स अ वेरी, अब दुनिया में इतनी लीग्स हो रही हैं एंड ऑल प्लेयर्स आर लुकिंग यू नो कि हम कहाँ खेले और तो ये तो पॉसिबिलिटीज ही ख़त्म हो गई। IPL के अलावा वो कुछ खेल ही नहीं सकते। इन सारे क्रिकेटर्स को प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए वहाँ इंग्लैंड में? जी हुमा, बिल्कुल। ये तकरीबन 1.5-2 महीने पहले इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड का एक इजलास हुआ था, क्योंकि ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है जब से PSL शुरू हुई है, उसके 9 एडिशंस हो चुके हैं कि क्लैश कर रहे हैं काउंटी जो सीज़न है उसके साथ। लेकिन हैरानकुन तौर पर जो IPL है वो तो उन्हीं डेट्स में होती है और हमेशा उसके लिए तो इजाज़त दे दी जाती है, और PSL क्योंकि पहली मरतबा चैम्पियंस ट्रॉफी की वजह से शिफ्ट हुई है अप्रैल मई में, इस वजह से काउंटी सीज़न के साथ क्लैश करने की वजह से सिर्फ PSL के लिए इजाज़त ना देना, बल्कि ना सिर्फ PSL के लिए, IPL के लिए तो इजाज़त दे दी। PSL और उसके साथ जितनी भी दूसरी लीग्स हैं, बेशक वो T10 की हो या कोई भी अमेरिका में मेजर लीग हो रही हो, उसके लिए इजाज़त नहीं होगी। और उसकी वजह ये बताई गई है कि वहाँ पर काउंटी सीज़न चल रहा होता है और रेड बॉल क्रिकेट हो रही होती है, तो इसलिए तमाम तर प्लेयर्स जो हैं उनको अवेलेबल करना है। लेकिन खासी हैरानकुन चीज़ है कि IPL के लिए तो आप इजाज़त देते हैं और बाकी लीग के लिए इजाज़त नहीं देते। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि IPL में एक तो पैसा बहुत ज़्यादा है, दूसरा इंडियन क्रिकेट बोर्ड का असर और रसूख भी है। नो डाउट, जिस तरह आपने बात की कि एहतजाज करने के लिए सुहेल, हम इतने हर एवेन्यू पे जब भी कोई ना कोई क्रिकेट की बात हो रही हो, लीग्स की बात हो रही हो, तो ये इंडियन क्रिकेट बोर्ड का असर रसूख की हम ज़रूर बात करते हैं, जो कि अब मतलब ये इट्स बिकम अ बिट ऑफ ए अनोइंग जोक एक बन गया है। सारी क्रिकेट लीग्स जो है, जो बोर्ड्स हैं, उन सारों को थोड़ा सा प्रॉब्लम इस बात से होना चाहिए कि भाई कुछ भी हो जाए, इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है ना वो करवा लेगा अपने चलिए जी, ये तो ऐसे ही रहेगा मामला। Just stating it how it is, बिल्कुल ये लगना स्टार्ट हो गया। थैंक यू सोहेल भाई, थैंक यू फॉर गिविंग अस दीज इंपॉर्टेंट टिप्स। अजीब बात नहीं है अब्दुल्ला, मतलब कि प्लीज मैंने जो बात की है, मेरा ख्याल है ऑल ऑफ अस फील दैट। अच्छा जी, ये खबरें जब हम करते हैं ना तो हमें बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि ये नहीं ख़त्म हो रही ये खबरें। एक हफ्ता पहले 14 जनवरी को कराची के इलाके गार्डन से अगवा किए गए 2 बच्चों का पुलिस अब तक सुराग नहीं लगा सकी। आरएम का तो पता चल ही गया ना, आपको पता है कि वो एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी हो गई, उसके साथ वही हुआ जो सोचा जा रहा था। इन एनी केस ये जो बच्चे हैं ये अभी तक नहीं मिले और पुलिस ने कमेटी बना दी है जो बच्चों की तलाश करेगी। और कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो की ज़ेर सदारत इजलास में भी बच्चों के अगवा केस की पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया और पुलिस चीफ ने तमाम अफसरान मुकदमात की तफ्तीश में तेज़ी लाने की हिदायत भी की। और बच्चों के अगवा से मुतालिक CCTV फुटेज भी सामने आई थी, जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार एक मर्द और खातून 5 साला अलियान उर्फ अली और 6 साला अली रज़ा को अपने साथ ले जाते हुए देखा जा सकता है। वो फुटेज तो इतनी वायरल हुई है और पुलिस ने पूछताछ के लिए चंद मुश्तबा अफराद को हिरासत में भी ले लिया है और पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन किया है। और कुछ ऐसे शवाहिद मिले हैं वहाँ से जहाँ जो बच्चों की बाजियाबी में मददगार साबित हो सकते हैं। पुलिस ने लापता बच्चों के बारे में मालूमात फराहम करने वालों को 3 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान भी किया है। दूसरी तरफ नॉर्थ कराची में 7 साला बच्चा सारम, उसकी लाश पानी के टैंक से मिली। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्चे से ज्यादती की तस्दीक हो गई है, जिसका शक था, सोच भी रहे थे, वी वर फेयरिंग इट। और अहले इलाका, महल्ले वाले सब ये कह रहे थे कि हमने उतर कर इन टैंकों में देखा है, बच्चा नहीं था वहाँ मौजूद। पुलिस के मुताबिक सारिम की गर्दन की हड्डी टूटी पाई गई और गला दबाकर उसे कत्ल किया। मे बी दीस आर टू ग्राफिक डिटेल्स टू बी गिविंग इन द मॉर्निंग, लेकिन आप इमेजिन कर लें, छोटा सा बच्चा है, मतलब क्या उसको तो जोर से पकड़ा ही होगा। तो और सारम को 5 रोज पहले कत्ल किया गया था, ये भी बताया गया है। फिर लाश पानी के टैंक में फेंकी गई। पुलिस ने शक की बिना पर सारम के करीबी रिश्तेदार को हिरासत में ले लिया है। ज़ेर हिरासत मुलज़िम का DNA भी कराया जा रहा है। उस वाक़े के बाद इलियान और अली रज़ा के वालिदैन की परेशानी भी कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। बच्चों का अगवा, शहर में बढ़ते हुए जराइम पर काबू पाने के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट की जल्द तकमील,
मज़ीद नागुज़ीर हो गई है। अगर शहर में सेफ सिटी कैमरा का मंसूबा अब तक मुकम्मल हो चुका होता तो इलियान और अली रज़ा के मुल्ज़िमान तक तो अपेरेंटली शायद पहुंचना मुश्किल और दूसरा ये कि इतने छोटे बच्चों को बाहर ना जाने दें, मतलब अगर आप दो को भी साथ भेज रहे हैं तो दोनों छोटे हैं ना, मतलब इट्स नॉट एज इफ कि एक बच्चा एक अडल्ट के साथ गया हुआ है। दो छोटे बच्चे डोंट मेक एन अडल्ट, जो छोटे ही होते हैं। किसी ने क्या एक दूसरे को बचाना है। हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ। सारम के पोस्टमार्टम के बारे में सबसे पहले तो बता दीजिए, कल भी हम बात कर रहे थे और बस हम क्या कहें, एक्सीडेंट ही इनिशियली इसे समझा जा रहा था, लेकिन वो खदशा जो था उसकी तस्दीक हो रही है। अब्दुल्ला, नॉर्थ कराची सेक्टर 5K का ये वाक़या है और 7 जनवरी को ये वाक़या रिपोर्ट हुआ था। 11 दिन बाद जो है वो सारम की लाश मिली थी। जब ये वाक़या रिपोर्ट हुआ उसके बाद ये कहा गया कि इनके वालिदैन को जो है वो एक मैसेज मौसूल हुआ है। उसके बाद जब लाश मिली तो पुलिस की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सारम जो है वो इस टैंक में गिरा है, इब्तिदाई तौर पर ये लगता है, और इसी दौरान जो है वो उसकी मौत वाक़या हुई है। ताहम अब जब मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई है, इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट है, इसमें ये बताया गया है कि सारम को बाकायदा जो है वो गला दबाकर कत्ल किया गया और इसी दौरान उसकी जो गर्दन की हड्डी है वो टूटी है। ताहम इस हवाले से भी अब पुलिस तफ्तीश कर रही है। साथ साथ उसमें ये भी रिपोर्ट में बताया गया है कि बच्चे के साथ जो है वो ज़्यादती भी की गई है। तो इस तमाम तर पहलुओं के हवाले से पुलिस की जानिब से एक बार फिर से तफ्तीश शुरू कर दी गई है, लेकिन तफ्तीशी काम ये बताते हैं कि उन्हें इब्तिदाई तौर पर यही लगता है कि ये बच्चा जो है इस टैंक के अंदर गिरा है। ताहम अब जब मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है तो उस हवाले से भी तफ्तीश जो है वो इस तरफ भी लेके जाई जा रही है। मुख्तलिफ लोगों के बयानात भी लिए जा रहे हैं इस हवाले से और मज़ीद CCTV फुटेज भी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने आपको बताया था कि जब ये वाक़या रिपोर्ट हुआ है तो इस हवाले से ऐनी शाहिद की जानिब से बताया गया कि सेम उसी टाइम 2 घंटे के लिए लोड शेडिंग थी, जिसकी वजह से जो है वो जो CCTV फुटेजेस हैं वो इस कंपाउंड की सामने नहीं आई थी। ताहम अब पुलिस की जानिब से कोशिश की जा रही है कि ना सिर्फ इस कंपाउंड के अंदर बल्कि बाहर की भी CCTV फुटेज हासिल की जा सके ताकि इस वाक़े को मज़ीद क्लियर किया जाए और मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश की जाए। अच्छा काशिफ, जिसको हिरासत में लिया गया है वो गार्डन वाले पे आते हैं, हम जरा सारिम का बता दें। जिसको हिरासत में लिया गया है वो ये बॉडी मिलने के बाद उसको लिया गया है, पहले ही शक हो रहा था पुलिस को, वो कौन है जिसको लिया गया है हिरासत में? देखें, 3 रोज़ कबल जब ये बॉडी मिली तो हम स्पॉट पर गए, मुख्तलिफ तफ्तीशी हुकाम से हमने बात की, SP इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल से हमने बात की, तो उनकी जानिब से बड़ा क्लियर ये कर दिया गया था कि ये बच्चा जो है वो खुद ही इस टैंक के अंदर गिरा है। ताहम इस हवाले से किसी को भी हिरासत में नहीं लिया गया है। लेकिन अब जब गुज़िश्ता रोज़ ये मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है तो उसके बाद इब्तिदाई तौर पर यह बताया गया कि एक शख्स को हिरासत में लिया गया है जिससे पूछगछ की जा रही है। चूँकि इस वाक़े का तमाम तर जब लाश उस टैंक से मिली थी तो इस हवाले से जो है वो वॉलमैन की जानिब से बताया गया था। तो हमने ये भी सवाल SP इन्वेस्टिगेशन से किया था कि क्या वॉलमैन को किसी किस्म का हिरासत में लिया गया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, 11 रोज़ बाद जब ये लाश मिली है तो ये बड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है तमाम तर इन्वेस्टिगेशन में, तो इस हवाले से किसी को भी हिरासत में नहीं लिया गया है। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ एक शख्स को हिरासत में लिया गया है, उससे भी पूछगछ की जा रही है, जबकि कोशिश ये की जा रही है कि जो मेन स्पॉट है उसके अतराफ में मज़ीद जो शवाहिद है वो भी इकट्ठे किए जाएँ और इस कंपाउंड के अंदर और बाहर की CCTV फुटेज भी हासिल की जाए। अली रज़ा और इलियान का बता दीजिए, वो जो गार्डन के इलाके का वाक़या है जिनकी फुटेज है कि एक मर्द है, एक बुरके में मौजूद है, खातून भी हो सकती है, मर्द भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो दोनों, मतलब वो कौन हो सकते हैं? इस तरह से बच्चे उनके साथ कंफर्टेबली मोटरसाइकिल पे बैठे हुए हैं, क्या जानते थे? फुटेज में तो पता नहीं चल सकता कि वो कंफर्टेबल है कि नहीं। एक मोटर बाइक में 2 बच्चे फंसा के आप बिठा दें तो क्या पता कि कंफर्टेबल कौन है। जी काशिफ। बिल्कुल, देखें वो भी इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और 6 रोज़ गुजर चुके हैं, अब तक जो है वो उसका कुछ पता नहीं चल सका है। पुलिस की जानिब से यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं। हमारी गुज़िश्ता रोज़ भी इस हवाले से SHO गार्डन ज़ुबैर नवाज़ से बात हुई, उनकी जानिब से हमें क्लियर बताया गया कि ना सिर्फ मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश की जा रही है बल्कि मज़ीद CCTV फुटेज भी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जानिब से भी ये कोशिश की जा रही है कि ना सिर्फ रूट प्लान की CCTV फुटेज हासिल की जा सके। देखिए, गार्डन का जो इलाका है धोबी घाट, यहाँ से ये बच्चे जो है वो लापता हुए और उसके बाद जो इसकी लास्ट CCTV लोकेशन आई है वो लियारी कश्ती चौक की आई है। तो ताहम इस हवाले से अब कश्ती चौक के आगे की जो CCTV फुटेज है वो सामने नहीं आई है। पुलिस की जानिब से कोशिश की जा रही है कि ना सिर्फ कश्ती चौक का सराउंडिंग का जो इलाका है उसे क्लियर किया जाए, उसे चेक किया जाए, वहाँ विजिबल है, बल्कि साथ साथ
कैमरा में इसने मास्क, क्योंकि हमें यहाँ से नहीं पता लग रहा है इसने मास्क पहना हुआ है नहीं पहना हुआ है, इसकी चेहरा देखा जा सकता है लेकिन अब ये भी बता दिया ना कि इतना सॉफ्टवेयर आ गया है कि शक्ल देखी निकाली जा सकती है। क्या वो टेक्नोलॉजी यूज हुई है इधर? बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रहा था। जो कश्ती चौक से सीसीटीवी फुटेज हासिल हुई है उसे जब फेस रिकग्नाइज सिस्टम में, जो कि सॉफ्टवेयर आपने भी बताया कि ये सॉफ्टवेयर मुतारिफ करवाया गया था, उसमें जब इसे सीसीटीवी को डाला गया तो वहाँ से 3 से 4 मशकूक अफराद के जो है वो चेहरे वाजे हुए। तो उन तमाम तर लोगों को हिरासत में पुलिस ने लिया है गुज़िश्ता रोज़ी, और लेने के बाद उनसे भी पूछगछ की जा रही है। लेकिन अब तक ये क्लियर नहीं हो सका है कि जो सीसीटीवी फुटेज में शख्स नज़र आ रहा है आया ये वही शख्स है। तो इस हवाले से भी जो है वो चीज़ें चेक की जा रही है, जबकि पुलिस की जानिब से AVLC से भी रब्ता किया गया है। जो मोटरसाइकिल इस सीसीटीवी फुटेज के अंदर नज़र आ रही है उसकी नंबर प्लेट से भी कोशिश की जा रही है कि इसे फौरी तौर पर जो है वो चेक किया जाए। SSP सिटी आरिफ अजीज़ से जब बात हुई तो उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि ये सीसीटीवी फुटेज बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से ये मुमकिन नहीं हो पा रहा है कि इनकी शनाख्त हो सके। अलबत्ता जो कश्ती चौक से आगे का इलाका है लियारी का, वहाँ की सीसीटीवी फुटेज हासिल करने की कोशिश की जा रही है ताकि मज़ीद क्लियर हो सके कि इस वाक़े के अंदर ये मुलजमान कहाँ गए हैं और बच्चों को कहां लेकर गए हैं। जबकि ना सिर्फ गार्डन बल्कि लियारी के भी मुख्तलिफ इलाकों में रात गए भी पुलिस की जानिब से ऑपरेशन किए गए हैं और मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश भी की जा रही है। DIG साउथ की जानिब से भी इस वाक़े का नोटिस लिया गया और 5 रुकनी कमेटी बनाई गई है, जिसके सरबरा जो है वो SSP सिटी को ही बनाया गया है। लेकिन 6 रोज़ गुजरने के बावजूद अब तक बच्चों का कुछ पता नहीं चल सका है और पुलिस की जानिब से ये दावा किया जा, पुलिस अपना काम करने की कोशिश कर रही है, कमेटियां बना दी, सब कुछ हो गए हुए हैं, लेकिन अगर बेसिक हाथ पैर ही आपके कटे हुए होंगे, मतलब आपके पास विजुअल्स ही नहीं होंगे आज के ज़माने में, मतलब आप किधर से शुरू करेंगे? तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? और दूसरी बात, ये जब भी बच्चे गुम जाते हैं, लापता हो जाते हैं और 3-4 दिन गुजर जाते हैं, फिर हमें ऑलमोस्ट समझ आ जाती है बिकॉज द फर्स्ट 48 hours are really important. उसके बाद चांसेस ऑलमोस्ट मतलब ख़त्म ही होने को आ जाते हैं। अच्छा, so we were discussing in the previous hour कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की ऑब्वियसली इनॉग्रेशन हुई और उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तकरीर की और उसमें क्या क्या पॉइंट्स ऑफ वी डिस्कस दैट। लेकिन बाकी उन लोगों को हमने डिस्कस नहीं किया, स्पेशली द फर्स्ट लेडी जनाब मेलानिया ट्रम्प जो साथ खड़ी हैं। आपको पता है कि बड़ी कोई इंटेंस स्क्रूटनी थी पिछले 4 सालों में भी, जब पहले ट्रम्प सदर बने थे, तो इस बार लगता है कि उन्होंने अपने आप को एक आर्मर के साथ ना प्रोटेक्ट किया हुआ है, जिसमें उनकी आंखें भी नजर ना आए, आंखें भी नजर नहीं आ रही, किसको देख रही हैं? बिकॉज शी वाज वेरी बॉदर्ड। उनके पिछले 4 साल बाय ऑल अकाउंट्स जितने इंटरव्यूज हुए, जितना क्रिटिक्स ने लिखा, लोग उन पे खासी नजर रखते थे, यूं कह लीजिए, एंड जो कि एक फर्स्ट लेडी पे रखेंगे भी, लेकिन ऑब्वियसली शी यूज्ड टू बी अ मॉडल और एक पूरी एक हिस्ट्री है, तो जरा ज्यादा नजरें थी। तो अब लगता है कि वो बड़ी तैयार आई हैं इस चीज के लिए फॉर द नेक्स्ट 4 years। तो अमेरिकन एक डिजाइनर हैं एडम लिपीज, उनका तैयार करदा इन्होंने डबल ब्रेस्टेड जैकेट पहना हुआ था और कहते हैं लोग, आपको पता है ना, बहुत कुछ लिखा हुआ था क्योंकि कोई गजब की सर्दी थी, वहाँ इंडोर हुआ था, तो लोगों ने कहा कि इनको देख के पता चल रहा था कि अमेरिका में शदीद किस्म की सर्दी हुई है, बिकॉज शी वाज वेयरिंग फुल लेदर ग्लव्स व्हाइल सिटिंग इनसाइड एज वेल। वैसे बड़ी स्मार्ट है, बड़ी अच्छी लग रही थी। इनकी हैट भी इनकी अच्छी, हाँ, हैट पे भी बड़ा था बिकॉज इनकी हैट ऐसी थी कि वो लिटरली इनकी थ्रू आउट द सेरेमनी आंखें नजर नहीं आई। तो आपको पता है ना, आंखें आर द कॉरिडोर टू द सोल, तो पता नहीं चल रहा था कि हाउ शी इज थिंकिंग और व्हाट शी इज लुकिंग एट। वो किसको देख रही हैं कुछ समझ नहीं आ रही थी बिकॉज उनकी बिल्कुल कवर्ड थी आंखें। बट ऑफ कोर्स शी इज अ फॉर्मर मॉडल, बड़ा ज़बरदस्त के इनका स्टाइल है। डिज़ाइनर इन्होंने जो चूज़ किया वो पिछली पास्ट फर्स्ट लेडीज़ को भी उस डिज़ाइनर ने ड्रेस किया हुआ है, ये उनके कपड़े भी बहुत पहनती है। ये पुरानी हम आपको लास्ट टाइम की 2016 की दिखा रहे हैं तस्वीर, और अब कितना स्टार्क डिफरेंस है वो पता भी चल जाता है। बट वी थॉट वील जस्ट शो इट टू यू। हाँ, थोड़ा वैसे बड़ी पावरफुल ड्रेसिंग थी, आई बिलीव। एक्चुअली वो आर्मर टाइप ही लग रहा था वो जो जैकेट। अच्छा, ये जो जेडी वेंस वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ उषा वेंस, जो कि इंडियन ओरिजिन अमेरिकन हैं, और उन्होंने भी बड़ा खूबसूरत लाइवली एक रंग पहना हुआ था, पिंक रंग का। शी वाज वेरी स्माइली एक्चुअली। मोस्ट ऑफ द वीडियो जो थी ना वो ऐसा कुछ शॉट हुआ था क्योंकि मेलानिया ट्रम्प की तो आंखें वैसे ही नजर नहीं आ रही थी इतनी, उन्होंने हैट भी पहनी हुई थी, इनको बड़ा फोकस में रखा। शी वाज वेरी हैप्पी ऑफ कोर्स और नजर भी आ रही थी, एंड आई लाइक द पिंकनेस ऑफ दिस ड्रेस एज वेल। अच्छा, इवांका ट्रम्प आपको पता है बड़ी प्रोमिनेंट हैं, ट्रम्प की साहबजादी उनके साथ साथ होती हैं, पेश होती हैं, बड़ी फैशन आइकॉन है, ये भी बड़ी फैशन आइकॉन है, लंबी खातून है, शी इज लाइक
She's like 6. They are all tall. They are all very tall Basically. people. So yeah. इन्होंने ये ग्रीन जो है ना, वैसे ये ज़्यादा हम नहीं पहनते, पाकिस्तानी ग्रीन एक हमारा होता है, This is झंडे में भी actually the होता है। Pakistani green. This is our green. हम वैसे ही हम ज़रा क्रेडिट ले रहे हैं, but anyway. She's so also wearing she a was headgear. dressed like that. बड़े ज़बरदस्त किस्म के फैशन मोमेंट्स भी देखने को मिले, but of course what do you expect? इनकी फैमिली जो है, they are all into fashion and very really rich and obviously have their own style. and very rich, ये भी आपने कहा है। Obviously, चूँकि they're हम very कपड़ों की rich. बात कर ही रहे हैं और थोड़ी सी फैशन की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कराची यूनिवर्सिटी में है ना, कराची में, तो आप फैशन ना करें, बिकॉज बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की एक गाइडलाइन आ गई है कि उधर आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं, क्योंकि जामिया कराची इंतज़ामिया ने स्टूडेंट्स के लिबास के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। और ये मुझे हमेशा बड़ी मुझे मुज़ायका ख़ेज़ बात लगती है कि इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है कि पूरे बैठ के कंसल्ट करते हैं, उसके बाद गाइडलाइंस दी जाती हैं, जैसे और 36,000 और इश्यूज़ नहीं हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट एडवाइजरी के दफ्तर से जारी एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यूनिवर्सिटी में जिस्म को जाहिर करने वाले कपड़े ना पहने। तो क्या कार्डबोर्ड बॉक्स पहन के आ जाएं एक? जस्ट सेइंग। अच्छा, एनीवे, टाइट क्लोज मेरा ख्याल है इनका मतलब है कि टाइट कपड़े ना पहने, बल्कि स्टूडेंट्स जो है वो साफ सुथरे और मुहज्जब कपड़े, मॉडेस्ट यानी कि साफ सुथरे भी धुले होने चाहिए। नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन में खुद ही ख्याल होना चाहिए कि हाँ, कपड़े मतलब साफ यू डोंट हों। रियली नीड टू टेल, बिकॉज वो भी किसी घरों से आ रहे हैं और ये बच्चे नहीं हैं, ये दीज आर एडल्ट्स, दीज आर नॉट किड्स। इंडिपेंडेंट। तो नोटिफिकेशन में जी स्टूडेंट्स पर जोर देते हुए कहा गया कि ऐसे लिबास से गुरेज करना चाहिए जो अच्छा, मुझे ना एडवाइजरी you say से that. जो इश्तियाल दिलाएं मुझे, अब ये term मुझे क्या है? सारी नोटिफिकेशन में या सारी बहस में, चलिए आप कह रहे हैं कि जी ये पहने ये ना पहने, आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, कोई इससे इत्तेफाक भी कर सकता है, कोई इससे इख्तिलाफ भी कर सकता है, लेकिन ये कहना कि कपड़ों की वजह से इश्तियाल आए, या ये नफरत ज़्यादती है, फैली जाए, ये ज़्यादती है। ये वो चीज़ है जो यूनिवर्सिटी की सतह पे, तो क्या किसी भी सतह पे, मतलब आप ये डिस्कशन कर रहे हैं या ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर तुम ऐसे कपड़े पहनोगी या ऐसे कपड़े पहनोगे तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। which really goes against the whole idea of a child growing up into a young adult and going to a university। तो आप उसका दिमाग बंद कर दें कि लाल उस ग्रुप को नहीं पसंद तो लाल ना पहनना, काला वाला ये नहीं होगा, कुछ लिखा हुआ ड्रेस पे तो ये वाला ग्रुप है इनको नहीं पसंद होगा, तो जिंदगी डर के गुजारो। मतलब यूनिवर्सिटी जाके इंस्टेड ऑफ बिकमिंग कॉन्फिडेंट एंड ओनिंग योरसेल्फ, आप खौफ हो ज़्यादा उसमें ही आप रहें कि ये वाला तो हम पहन नहीं सकते और वो वाला तो अच्छा नहीं है। कपड़े किसी के कैसे नफरत फैला सकते हैं और इश्तियाल दिला सकते हैं, और मतलब आप लोग इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं इस चीज़ को, और हवा दें। मुझे ये बातें, आई एम सॉरी, अजीब लग रही हैं। यस, डिसेंट ड्रेसिंग आप, साफ सुथरे आप हो, नहा धो के आए, और आप कह देंगे जी डिसेंटली आप ड्रेसअप हो, यूनिवर्सिटी है, जाहिर है आप मॉडर्निस्ट हो, आप फैशन शो तो नहीं है, आप पढ़ने आ रहे हैं यहाँ पे, आप वैसे भी आप फैशन, आप सारी उम्र तो स्कूल कॉलेज में बंदा इंतजार करता है कि थोड़े फैशन कर लेगा, यूनिवर्सिटी जाके तो वहाँ जाके आप वहाँ और जाके rules आपके डाल कतन लगा दें, लेकिन थोड़ा सा आप सेंस एक ब्रीफ दे दें बच्चों को, लेकिन बाकायदा इसके नोटिफिकेशन जारी करना और गाइड करना कि क्या पहने और जिस्म के खद्दो खाल जाहिर ना हो, जिस्म के खद्दो खाल तो इसमें भी जाहिर हो रहे हैं मेरा ख्याल। मतलब कि प्लीज़ बस कर दें। अच्छा, इसमें एक और भी इंटरेस्टिंग चीज़ है, उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि आपका जो कॉन्शियस होता है ना, ध्यान है, वो ना कहीं भटक जाए, तो कपड़े आप ऐसे, मतलब किस किस का ख्याल रखें। 2000 बंदा है यूनिवर्सिटी में, लेट्स सपोज, तो किसका किस चीज़ से ध्यान जो है वो ढीला हो जाएगा, वो आप पे क्यों डिपेंड करता है। कपड़े पहनने से ध्यान क्यों भटक रहा है, ये आप ये क्यों अज्यूम कर रहे हैं कि एक अडल्ट लड़का या कोई भी, वैसे ये एग्जैक्ट वो बात याद आ गई मुझे कि मर्द कोई रोबोट थोड़ी होता है। हाँ, ये वही वाली बात ये है ना। तो चूंकि मर्द कोई रोबोट नहीं होता, तो द ओनस द रिस्पांसिबिलिटी ऑन द वुमेन टू ड्रेस इन अ सर्टेन वे, क्योंकि मर्द रोबोट नहीं होता। अच्छा, साथ ही आपको बता दें फिर ये हिदायत भी जारी की गई कि छोटी आस्तीनें और टाइट कपड़ों का तो हमने जिक्र कर दिया, उससे इज्तनाब कीजिएगा प्लीज़। छोटी आस्तीनें को कोई आप लोगों ने कोई बताया इंचेस के 3/4 हो सकती हैं या कितनी छोटी, मतलब इतनी डिटेल में घुस ही गए हैं, तो व्हाई डोंट यू एक खाका दे दें आप कि क्या चाहते हैं कि कौन बोरी पहन के आ जाए। एतराज़ प्रिंट और ग्राफिक्स ना पहने, क्या होते हैं हमारे कपड़ों पे काबिल एतराज़ प्रिंट और ग्राफिक्स।
अच्छा, ये नोटिफिकेशन सिर्फ लिबास तक ही महदूद नहीं है, बल्कि स्टूडेंट्स को ये भी हिदायत की गई है कि यूनिवर्सिटी में चप्पलें ना पहने। ठीक है, आम ठीक है, चप्पलें ना पहने, मतलब ये जो कैंची चप्पल पहन के आ गए या कुछ भी पहन के आ गए आप, ठीक है, एक डेकोरम है यूनिवर्सिटी का, आप पहन लें। आप वैसे बाय द वे कैंची चप्पल गर्मियों में बड़ी फैशनी होती आप है। बड़ी फैशनी कैंची चप्पलें भी आती हैं, और कराची की गर्मी में और इंसान क्या पहने अगर चप्पल ना पहने। हम ये मर्दों की कैंची चप्पल वाली बात नहीं कर रहे हैं, हम ये लड़कियों की जो डिजाइन वाली विच इज अ पार्ट ऑफ योर डेली अटायर, जब आप चप्पल पहनते हैं तो मतलब कैंची चप्पल ना पहने तो वो मुझे नहीं पता, मैंने कैंची ऐड की है क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था। और आम खास चप्पलें कौन सी, आम सी चप्लें डिफाइन लाइक बाथरूम स्लिपर्स ना पहन के आए नेचुरली बच्चों, वो तो नहीं पहन के जानी चाहिए। हु इज गोइंग टू यूनिवर्सिटी इन बाथरूम स्लिपर्स? फिर ये है, स्टूडेंट एडवाइजरी ऑफिस की बात की जाए तो दफ्तर की जिम्मेदारी है कि वो तलबा को ऐसी सरगर्मियों में एक्चुअली इन्वॉल्व करें जिनसे वो कपड़े किसी के देख के इश्तियाल में ना आए और उनके जज्बात ना भड़के, क्योंकि उन्हें पेंटिंग करनी है, उन्हें तकरीरी मुकाबलों में जाना हो, उन्हें बैतबाजी करनी हो, उन्हें स्टार्टअप्स के बारे में सोचना हो, उन्हें रोबोटिक्स पढ़ने हो, उन्हें मैराथन की तैयारी करनी हो, उनका क्रिकेट मैच हो, उनका फुटबॉल मैच हो, उनकी स्विमिंग कंपटीशन हो। बिकॉज अगर आप इन चीज़ों पे तवज्जो करेंगे तो बच्चे आपके इश्तियाल में नहीं आएंगे, और किसी के कपड़े देख के तो बिल्कुल वो तहलका नहीं मच जाएगा उनके तन मन में। क्या बातें कर दी, इतनी चीज़ें आपने मतलब उनके दिमागों में डाल दी, आप भी पकड़े जाएंगे। शुक्र करें यूनिवर्सिटी में नहीं है। लेकिन एक बात है, जब ऐसे डायरेक्टिव नोटिफिकेशन आ जाता है ना, तो इससे बड़ा जवाज मिल जाता है ऑफ डूइंग वॉट एवर यू वॉन्ट एंड देन ब्लेमिंग कि जी हमने तो ये हो गया हमसे, लेकिन उनको देखिए उन्होंने कपड़े क्या पहने हुए हैं, क्योंकि आपने तो लिख के दे दिया था ना। तो वो एक आपको निकलने का, पतली गली से निकलने का एक पॉइंट मिल गया कि जी क्योंकि नोटिफिकेशन आया हुआ था, आपने उस पर फॉलो नहीं किया, आपने कपड़े भी टाइट पहने हुए थे, उन पे चीजें भी लिखी हुई थी, आपने चप्पलें भी नीचे आम सी पहनी हुई थी। अब हम रोबोट्स थोड़ी हैं। नहीं, अब चूंकि अब वो लड़की थी, उसने बगैर आस्तीन के कपड़े पहने थे, तो मैंने उसे छेड़ दिया, क्योंकि आपको तो पता ही है, आप तो इस बात को एक्नॉलेज कर चुके हैं कि मेरे जज्बात तो भड़केंगे, क्योंकि आपने तो नोटिफिकेशन जारी किया है कि अगर इस तरह के कपड़े पहने तो मेरे जज्बात भड़क सकते हैं। अच्छा, इससे ज़्यादा आप नहीं बोलेंगे कि सुबह सुबह ना एक दिल ख़राब होता है बातें करके कि हम मतलब ट्रस्ट द किड्स, ट्रस्ट देम। वो भी कोई अपनी घरों से ही निकल के आ रहे हैं, मतलब क्या पहन लेंगे जो ऑफेंड हो जाएगा कोई, और जो ऑफेंड हो रहा है उसको समझाओ ना कि क्यों ऑफेंड हो रहे हो। अगर आप उल्टा उसको समझाओ, मतलब आप यहाँ सारों पे रोकथाम कर लें कि भाई ये नहीं पहनना, और क्या किस तरह आप विजिलेट कौन करेगा? बाहर खड़े होंगे दरवाजे पे कि हम देखेंगे पहले आपने ऊपर से नीचे के क्या पहना हुआ है, वरना आप यूनिवर्सिटी नहीं घुस सकते। हु इज गोइंग टू इवन लुक आउट फॉर दैट? और आप सोच सकते हैं इससे मसले कितने पैदा होंगे कि कोई भी किसी को भी कह दे, ले जाए जी ऑफिस में कि जी आपने डायरेक्टिव दिया है, इसने इन 4 लड़कियों ने वो चीज़ें नहीं पहनी हुई, या इस लड़के ने चप्पल पहन ली है। मतलब क्यों मवाद और दे रहे हैं ऐसी लड़ाइयों का और इस किस्म की? जिस्म के खद्दो खाल वाला तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या मेजरमेंट्स बताएंगे कि अगर आप इतने किलो के हैं तो इतने खुले कपड़े बनवाइएगा, और इतने किलो के हैं तो इतने खुले कपड़े बनवाइएगा। ट्रांसपोर्टेशन ठीक करें अपनी यूनिवर्सिटीज़ की प्लीज़। पहले तो कुछ बच्चों को इधर से उधर जाना, मतलब हम आपको इस वक्त बैठे हुए कोई 6 चीज़ें गिनवा सकते हैं जिस पे आपकी अटेंशन हमारे साथ चाहिए। मौजूद हैं, हमारे साथ ही हैं। राना जावेद, बताइएगा, हम एक्सपेक्ट ये करेंगे कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी हो और इतनी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हों कि बच्चे, लड़के पर्टिकुलरली लड़कियों के कपड़े देखकर इश्तियाल में ना आए और मतलब जज्बात उनके ना भड़कें। मतलब ये क्या चल रहा है? दीज आर एडल्ट्स, ये बड़े बच्चे हैं, कोई मतलब बड़े छोटे क्या, ये हम क्या अपनी यूनिवर्सिटियों में सिखा रहे हैं? बच्चे सोच भी नहीं रहे, हम उनके दिमाग में ठोस क्या देंगे सिखा रहे हैं कि किसी के कपड़े देख के भी तुम्हें इश्तियाल आ सकता है? अब्दुल्ला, नोटिफिकेशन जब जारी हुआ तो उसके बाद से सोशल मीडिया पे खासतौर पे बड़ी से बहस जारी है। कुछ लोग इस नोटिफिकेशन को अच्छा कह रहे हैं और कुछ बुरा कह रहे हैं, और कुछ अपनी तनकीद भी कर रहे हैं, कुछ इस पे अच्छे कमेंट्स भी कर रहे हैं, तो लगा हुआ है। तो जो बातें आप सबने की वही बातें तकरीबन सब लोगों के और मेरे अपने जहन में भी हैं, लेकिन जब यूनिवर्सिटी इंतजामिया से मालूम किया तो उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि हमें बताना भी चाहिए लोगों के। उन्होंने इस नजरिए के तहत ये नोटिफिकेशन जारी किया। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि जब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ तो आज सुबह उठकर मैंने पहला काम किया कि मुख्तलिफ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं बाकी उनमें भी मालूम किया, तो मालूम हुआ कि तो तमाम यूनिवर्सिटियाँ, खासतौर पर जो बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ हैं, उन सब में भी ये नोटिफिकेशन और ये सर्कुलर जारी किया जाता है हमेशा। और हर साल के मौके पर जब नए स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो एक गाइडलाइन जारी की जाती है, तो उन तमाम तकरीबन यूनिवर्सिटीज़ की गाइडलाइन में ये बात शामिल होती है। ड्रेसिंग के हवाले से तकरीबन यही सेम चीज़ होती है।
कराची यूनिवर्सिटी की जो स्टूडेंट एडवाइजर हैं डॉक्टर नौशीन रजा, उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा इस नोटिफिकेशन में कि आप ऐसे कपड़े पहने या ऐसे ना पहने। हमने सिर्फ ये कहा है कि सोबर, सिंपल, अच्छी ड्रेसिंग होनी चाहिए जिससे कि यूनिवर्सिटी के बच्चे आप लगे। हमने ये नहीं कहा कि सलवार कमीज ना पहने, हमने ये नहीं कहा कि पैंट शर्ट ना पहने। ये उनका एक सादा सा मौक़िफ़ था, लेकिन जब मैंने अपने तौर पे स्टूडेंट्स से और टीचर से बात की तो स्टूडेंट्स तो मेरी बात सुने तो फिर तो ये इस 2 लाइनों में ये नोटिफिकेशन खत्म हो सकता था ना कि आप मॉडर्न डिसेंट कपड़े पहने, उसमें शॉर्ट स्लीव, जिस्म के खद्दोखाल, ये कहाँ से मेंशन, ये इनको मेंशन करने की जरूरत क्यों थी? ये ठीक है जी, पूछा मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्या हुआ, तो उस पर उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीजें जो मैं मीडिया के सामने नहीं कर सकती, लेकिन बहरहाल मैंने फिर टीचर से बात की तो मुझे वाकई एक बहुत चीज ऐसी मालूम हुई। उन्होंने कहा कि बच्चे जो हैं शॉर्ट्स पहन के आने लगे थे, जो कि यूनिवर्सिटी में नहीं होना चाहिए। नंबर 2, फिर टी शर्ट्स पर मुख्तलिफ हाथों के साइंस होते हैं, वो उनकी टी शर्टों पे होते हैं, मुख्तलिफ जुमले लिखे होते हैं। मतलब अगर मैं जुमले लिखे होते हैं कि जो ऐसे होते हैं कि जो पढ़ के टीचर को गुस्सा आता है कि यार ये बच्चा क्या टी शर्ट पहनकर आया है, तो जुर्माना क्या करें? जुर्माना कर सकते हैं। मतलब ये तो कॉमन सेंस अगर किसी बच्चे में नहीं है तो इंडिविजुअल केस है, उसको फाइन किया जा सकता है। यही शिकायत थी, यही वजूहात थी, लेकिन वो जो बहुत ज्यादा जिस अंदाज में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया उस पर हम कह सकते हैं कि ये जो जिस्म के खदोखाल वाज़े ना हो, इश्तियाल अंगेजी ना हो, ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। लेकिन जो गाइडलाइन उन्होंने जारी की उनकी उन्होंने वजूहात बताई कि हमें ये मसाइल का सामना था। वैसे अगर यूनिवर्सिटी ऑफ कराची एक नोटिफिकेशन का मतन नहीं सही सेट कर सकती कि उससे कंट्रोवर्सी ना बने, तो फिर क्या पढ़ा रहे हैं कम्युनिकेशन और क्या पढ़ा रहे हैं मीडिया? आई वंडर के मतलब जिस्म के खद्दोखाल और छोटी आस्तीनें, मतलब सिर्फ यही कहा जा सकता था कि डिसेंट और मॉडर्न कपड़े पहने और ऐसे एंड लेट द इंटेलिजेंस एंड द मैच्योरिटी ऑफ द किड्स अनफोल्ड इन फ्रंट। मतलब आपके लिए यही बताना काफी हो जाना चाहिए था कि भाई ड्रेस डिसेंटली एंड ऑफेंसिव साइंस ना बने हुए हों कपड़ों पे, ये भी काफी होता है। ऑफेंसिव साइन अगर लिखते ना तो सबको समझ आ जाती कि ये क्या बात हो रही है। और अगर 2000 बच्चों में से अगर 10 भी ये कर रहे हैं उनकी है, तो उनको से ले जाओ और उनको समझा दो कि यार ये ना पहनो। मतलब एक पूरे 2000 बच्चों को ये नोटिफिकेशन देने की क्या जरूरत थी? वैसे राना जावेद, आपकी स्टूडेंट से बात हुई है, आर दे ओके कि ठीक है ऐसी चीजें तो होती रहती हैं, नोटिफिकेशन हमें क्या फर्क पड़ता है? स्टूडेंट्स तो देखें, जो इनकी उम्र है, एज है, वो तो इस एज में तो स्टूडेंट उनकी ख्वाहिश होती है कि वो जो चाहे ड्रेसिंग करें, जो चाहे वो, उनका एक एंजॉयमेंट का टाइम होता है और ये यूनिवर्सिटी लाइफ हमेशा याद रहती है। तो वो तो चाहते हैं कि उनको एक नॉर्मल खुला ढुल्ला जो भी वो ड्रेसिंग करके आना चाहे आ सकते हैं। लेकिन डॉक्टर नौशीन जो स्टूडेंट एडवाइजर, उनका ये कहना है कि ये हमारे कोड में भी लिखा हुआ, यूनिवर्सिटी कोई फर्स्ट टाइम हमने नहीं किया है। और जब भी हमारे एडमिशंस होते हैं तो हम ये असल में इंडिविजुअल वाली जो बात मैंने भी की कि आप इंडिविजुअल करते हैं और टीचर्स इस तरह करते हैं कि कोई बच्चा अगर बहुत बुरी ड्रेसिंग कर आ जाए कि 3 जगह से उसकी जीन्स फटी हुई तो उसको क्लास से निकाल देते हैं। अक्सर होता है ये यूनिवर्सिटी में कि निकाल देते हैं कि आप प्लीज बाहर चले जाएं या उसको डांट देते हैं। मैंने कहा ये क्या वजह हुई कि आपने इस तरह यूनिवर्सिटी में पूरे में नोटिफिकेशन? उन्होंने कहा कि ये असल में एक अलग से हमने नहीं किया है। हमारे यूनिवर्सिटी में नए एडमिशन हुए हैं, मॉर्निंग के नए स्टूडेंट्स अभी आए हैं और इवनिंग के एडमिशन हमारे चल रहे हैं। तो हम हर साल एक गाइडलाइन जारी करते हैं और ये हमारे कोड में लिखा होता है। तो ये वजह थी नोटिफिकेशन जारी करने की। अदरवाइज तो हमारे टीचर्स भी और हम भी या स्टूडेंट्स भी खुद भी बहुत ख्याल करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा स्टूडेंट होता है कि जो ऐसी ड्रेसिंग कर आ जाए जो वाकईतन इस काबिल नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी में पहनी जाए, तो उसको हम टीचर्स भी मना कर देते हैं और वो मना कर देते हैं। तो ये एक उनका पॉइंट ठीक है राना जावेद, थैंक यू। आई गेस वो the language which was used in the जो स्पेसिफाई करने किया गया हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी हमारे सामने है जो हम पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू ड्रेस मॉडेस्टली अवॉइडिंग अटायर दैट इज प्रोवोकेटिव, ऑफेंसिव और डिस्ट्रैक्टिंग। डिस्ट्रैक्ट इंसान वैसे किसी चीज़ से भी हो सकता है, इसलिए ये बड़ी एम्बिगुअस सी बात है। रिवीलिंग और सी थ्रू क्लोथिंग, शॉर्ट्स, स्लीवलेस और टाइट फिटिंग क्लोथिंग, क्लोथिंग विद ऑब्जेक्शनेबल लैंग्वेज और ग्राफिक्स एंड कैजुअल स्लिपर्स यानी फ्लिप फ्लॉप्स, बेसिकली उसकी बात हो रही है। अच्छा जी, हमने कांटेक्ट किया डॉक्टर नौशीन अजहर को जो कि स्टूडेंट नौशीन रजा जी, डॉक्टर नौशीन रजा को जो कि स्टूडेंट एडवाइज़र हैं कराची यूनिवर्सिटी की और ऑब्वियसली ये सारे सवाल किए, उनका ये मौक़िफ़ है, आप देखें। डिसिप्लिन के हवाले से कराची यूनिवर्सिटी वक्तन फ़वक्तन डिफरेंट नोटिफिकेशंस इशू करती रहती है और जो हालिया नोटिफिकेशन है ड्रेस कोड के हवाले से ये भी इसी सिलसिले में है। कराची यूनिवर्सिटी जो है वो पाकिस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। हमारे पास 45,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ते हैं और अभी हमारे रिसेंटली
मॉर्निंग के एडमिशंस हुए हैं, हमारे इवनिंग के एडमिशंस हो रहे हैं, हमारे डिफरेंट और प्रोग्राम्स के एडमिशंस हो रहे हैं और एक बड़ी तादाद है जिन्होंने अभी कराची यूनिवर्सिटी को रिसेंटली ज्वाइन किया। तो ये जो हमारे नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन के लिए ताकि ड्रेस कोड के हवाले से जो कराची यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है उसका इल्म हमारे नए आने वाले स्टूडेंट्स को हो जाए। और कराची यूनिवर्सिटी का जो कोड है उसके अंदर भी ये मेंशन है कि स्टूडेंट की जो पेरेंट्स है मॉडेस्ट होनी चाहिए, उनकी ड्रेसिंग मॉडेस्ट होनी चाहिए। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये डिसिप्लिन के हवाले से जस्ट हमारे नए आने वाले स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन के लिए एक रूटीन का नोटिफिकेशन है। ठीक है, शुक्रिया आपका डॉक्टर नौशीन रज़ा मौक़िफ़ देने के लिए। भाई बच्चों वैसे ही डिसेंट ही ड्रेसिंग होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। Don't let anybody tell you, आप ऑलरेडी जरा I'm sure सबकी ज़्यादातर की होती है। अच्छा जी, हुकूमत और तहरीके इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का चिराग जो है ना वो कुछ डिम सा होता नज़र आ रहा है। चल रहा है अभी वैसे तो, लेकिन लग रहा है कुछ इधर उधर हो सकता है। फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात की चौथी बैठक होने के इम्कानात कम से कम होते जा रहे हैं और PTI के मुतालबात मानना हुकूमत के लिए नामुमकिन लग रहा है। और हुकूमत का ये मौक़िफ़ बड़ा वाज़े है कि 9 मई और 26 नवंबर का मामला अदालतों में है और वो इस पर कमीशन कैसे बना सकती है, ये उनका सवाल है। और इशारों के नाम में एक तरह से हुकूमत ने बता दिया है कि PTI के मुतालबात का फौरी जवाब मिलने वाला नहीं है। समझ नहीं आता ना कि वो मुज़ाकरात जो चल रहे थे उनका स्टेटस क्या है, फिर बीच में फैसला भी आ गया, फिर तुंदो तेज़ बयानात का सिलसिला भी जारी है। वकार सत्ती हमारे साथ ही मौजूद हैं, हमारे साथ इस्लामाबाद से। वकार, शुक्रिया। वकार, आप बताइएगा क्या सेंस है इस्लामाबाद में मुज़ाकरात को अभी तक हम भी संजीदा लें, बाकी हल्के जो हैं फरीक इसमें संजीदा ही ले रहे हैं इसे? देखिए अब्दुल्ला, संजीदा इन द सेंस ये जरूर है कि एक ब्रेक थ्रू ये हुआ है कि PTI के जो मुतालबात थे उन्होंने रिटर्न पहली दफा लिख के दिए। इससे पहले कभी भी रिटर्न कोई चीज नहीं आई थी और उन्होंने बड़ी टेक्निकली अपोजिशन लीडर जो कौमी असम्बली में है उनके लेटर पैड के ऊपर 6 रुकनी जो उनकी कमेटी 7 रुकनी कमेटी है और 6 अरकान थे, उन्होंने वो सिग्नेटरी हैं और उमर अयूब ने खुद वो पेश किए। अब हुकूमत ने लामाला उसका जवाब देना है और ये तो मुमकिन नहीं है कि जो लोग वहाँ हुकूमत की कमेटी में बैठे हैं सिर्फ वही इस चीज़ को वो फाइनल कर रहे हैं। उनके पीछे पूरा दिमाग है, पूरी टीम है, जो है लीगल टीम है, पॉलिटिकल टीम है जो इस सारे मामलात को देख रही है। कल जब हमने ये खबर दी थी तो हमने जो लीगल टीम ने इनको जो मशवरा दिया और जो पॉलिटिकल टीम ने जो मशवरा दिया वो हमने वो खबर रिपोर्ट की थी कि उन्हें ये बताया गया है कि जो मुकदमात 9 मई और वो 26 नवंबर के बारे में वो जुडिशल कमीशन की उन्होंने वो मुतालबा किया था। मेन 2 मुतालबे थे, उसके अलावा जो शराइत तकरीबन वो 24 से 27 तक उनकी वो शराइत थी। तो पहला मुतालबा जो 9 मई का था उसके ऊपर उनको ये बताया गया है कि देखें चूंकि बहुत सारे मामलात ATC में हैं, उसके 9 मई के बहुत सारे जो चीजें हैं वो मिलिट्री कोर्ट से लोगों को सजाएं तक हो चुकी हैं, तो ऐसे मामले में जुडिशल कमीशन कैसे बनेगा। और इसके अलावा जो दूसरा मुतालबा था 26 नवंबर वाला, उसके ऊपर उनको कहा गया कि आप PTI से रिटर्न दोबारा मांगें कि हमें तफसीलात दें, कौन कौन से लोग आपके गिरफ्तार हैं, कितने लोगों की हलाकतें हुई हैं। इसके अलावा दीगर जो उन्होंने उसमें दूसरे कमीशन में मांगा था तो वो तफसीलात वो रिटर्न दें। जब ये खबर दी तो उसके बाद हुकूमती कमेटी के जो रुकन है उन्होंने हमसे रब्ता किया और उन्होंने कहा जी कि आप ये कैसे कह सकते हैं, अभी तो हम ये लिख रहे हैं। तो मैंने उनसे ये पूछा कि आप सिर्फ ये बता दें कि क्या आप जुडिशल कमीशन बनाने जा रहे हैं, क्या आपको ये 9 मई के बारे में ये मशवरा दिया गया है कि इस पे जुडिशल कमीशन वो तश्कील दिया जा सकता है। उन्होंने कहा नहीं, ये मैंने कब कहा। मैंने कहा अगर आप ये भी नहीं कह रहे और अगर आप ये भी नहीं कह रहे कि उसको नहीं बनाएंगे तो फिर दरमियान वाला रास्ता, ये खबर इसमें क्या है। उनका ये वो कह रहा था कि वो खबर हम देंगे विद इन 7 डेज और वो मेरी इतलात के मुताबिक 27 तारीख को रिटर्न अपना हुकूमती जो जवाब है 27 तारीख को वो लिख के स्पीकर को देंगे और स्पीकर उसके बाद PTI को कहेंगे कि ये मेरे पास जवाब आ गए हैं, अब आप आए इजलास में और जो है उसका आगे इससे आगे। तो वकार, लेकिन वो 7 दिन जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि PTI के जो चेयरमैन गौहर अली खान है उनका तो ये कहना है कि 7 दिन में ही अगर जुडिशल कमीशन नहीं बना तो आगे मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो ये जो टाइमिंग इज वेरी क्रूशियल हियर। देखिए हुमा, ये जो आखिरी जो इजलास का अलामिया था ना, अगर आप वो देखें तो उसके अंदर लिखा हुआ है 7 वर्किंग डेज जी, और 7 वर्किंग डेज जो है वो जाके 28 तारीख को 28 जनवरी को पूरे होते हैं। और ये जो PTI की एक और भी शर्त है ना कि 30 तारीख से पहले पहले आप जो है वो करें। right. लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि 30 तारीख से पहले पहले जो है ये सारा कुछ होगा। अब जो मेरी इतलात के मुताबिक
जो हुकूमती टीम है वो 27 तारीख की शाम को जाके ही देगी। हालांकि उनके पास सारी चीजें बिल्कुल वो तैयार है, मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है। वो कानूनी टीम से भी 7 जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के वहाँ लोग हैं उन्होंने अपने कायदीन को भी इत्मीनान में ले लिया है। लेकिन जो रिटर्न चीजें हैं वो स्पीकर के हैंडओवर 27 तारीख को होंगी और उसके बाद स्पीकर जो है वो पीटीआई को वो कहेंगे कि मेरे पास जवाब आ गए, आप आए और बताएं कि कब अगला इजलास करें। चलिए लेट्स सी 27 को क्या होता है, क्या एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए, कुछ बड़ा ही ये तो वक्त बताएगा। शुक्रिया आपका वक़ार। अभी इरशाद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, शुक्रिया भट्टी साहब। भट्टी साहब, हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर एतराज़ात तो आपको पता ही है पहले दिन ही रख दिए थे। अब ये भी साफ बताया जा रहा है कि 7 दिनों के अंदर हतमी जवाब देना शायद मुमकिन नहीं है, तो तहरीक इंसाफ की प्रॉब्ली डेडलाइन भी इसमें निकल जाएगी। क्या किसी डेडलॉक का शिकार हो गए हैं या उसकी तरफ बढ़ रहे हैं ये मुज़ाकरात? 3-4 बातें हैं जो करने वाली हैं। पहली बात, मुज़ाकरात जारी रहने चाहिए, बातचीत होती रहनी चाहिए, इंगेज करते रहना चाहिए एक दूसरे को, और मुज़ाकरात ख़त्म नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना काम कर दिया। 26 नवंबर के टेंस माहौल के फ़ौरन बाद इमरान खान ने मुज़ाकरात का ऐलान किया, मुज़ाकराती कमेटी बनाई, हुकूमत को पहली दफ़ा हुकूमत माना, मतलब इलेक्शन धांधली की बात नहीं, नाजायज़ हुकूमत की बात नहीं की, और 2 मुतालबात सामने रखे कि 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाए और सियासी कैदियों की रिहाई। सियासी कैदियों की रिहाई भी इस तरह नहीं कि कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर से, इस तरह कि जब वो ज़मानतों के लिए अप्लाई करें तो मुखालफत ना की जाए। और तीसरी बात, इमरान खान ने अपने खुद को इससे अलहदा किया, नो डील, नो डील, नो NRO। उन्होंने कहा मेरी बात छोड़ दें, आप सिर्फ इन 2 मुतालबात पर फोकस करें। तो इसके बाद हुकूमत के कोर्ट में बॉल थी, और हुकूमत को अब जो सुना जा रहा है, अगर ये सच है तो ये बदकिस्मती होगी इस मुल्क की और कौम की कि हुकूमत इस तरह इन 2 माने जाने वाले मुतालबात, जिनमें कोई मुझे इस तरह की कोई हर्डल नज़र नहीं आती, इसमें अगर हुकूमत जवाब देती है तो सारी रिस्पॉन्सिबल हुकूमत होगी, सारी जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी, और वाकई फिर हम डेडलॉक की तरफ बढ़ते हुए नज़र आएंगे, जो कि मुल्क व कौम के लिए भी अच्छा नहीं और हुकूमत के लिए भी अच्छा नहीं। और हुकूमत को याद रखना चाहिए कि आज अगर वो ऊपर हैं तो कल नीचे आएंगे तो फिर पछताएंगे। इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये भी बताइएगा कि दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ को ये भी मशवरा दिया गया है कि जो एक दरवाज़ा बातचीत का खुला है उस पर भरोसा करें और मज़ीद दरवाजे जो हैं वो खटखटाने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी मीनिंगफुल किस्म की बात है ये। तहरीक इंसाफ कहती है कि हमें जो मिलेगा सबको इंगेज करेंगे। तो आपकी नज़र में ये पॉलिसी ठीक है? देखिए, मुझे अजीब सा लगा जब इरफान सिद्दीकी साहब ने जो आर्मी चीफ की मुलाकात हुई बैरिस्टर गौर से, बैरिस्टर सैफ से, अली अमीन गंडापुर से, उसको मुज़ाकरात का नाम दिया। वहाँ मुज़ाकरात नहीं हुए, वो एक मुलाकात थी। उस मुलाकात में सियासी बातचीत भी हुई होगी, उस मुलाकात में सिक्योरिटी मामलात पर भी बात हुई होगी, लेकिन मुज़ाकरात बाकायदा तो हुकूमत के साथ हो रहे हैं और हुकूमत को हुकूमत मान कर हो रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता हुकूमत को ये हुकूमत इतनी क्यों इनसिक्योर हो गई है। हुकूमत को पता नहीं क्या ऐसा लगता है कि कोई और किसी और से नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? मिलते रहना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट भी हमारी है, ये पार्टियां भी हमारी हैं, सारों को बातचीत करते रहना चाहिए, लेकिन मुज़ाकरात तो बाकायदा हुकूमत से हो रहे हैं। हुकूमत को इनसिक्योर नहीं होना चाहिए। मतलब बेसिकली अजम्पशंस पे ना काम करें, मुलाकात करें और आगे बात को बढ़ाएं। इरशाद भट्टी साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अच्छा जी, जानवरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगाही भी बहुत ज़रूरी है और एहसास भी ज़रूरी है, और सबसे बढ़कर कवानीन, लॉज बहुत ज़रूरी हैं। और ये इत्तेफ़ाक़ राय हुआ है पाकिस्तान की पहली एनिमल एंड एनवायरमेंटल राइट्स कॉन्फ्रेंस में, जो कि इस वीकेंड को हुई बाय द वे लाहौर में। और इसमें बहुत से जजेस, पुराने मौज़ूद जजेस, जानवरों के हकूक़ के आलमी तंजीमें, उनके नुमाइंदे, माहौलियात पर काम करने वाले सहाफ़ी, रिसर्चर्स। अल्तमश सईद साहब एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने मुनक्किद की थी, बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अल्तमश, पहले तो हमें बताइए, क्या हमारे यहाँ एक्चुअली रिटन फॉर्म में क्या हकूक़ हैं जानवरों के? सर, फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग अबाउट दिस इशू। सो कानून है हमारा, एक 1890 का एक्ट है विच इज़ कॉल्ड द पाकिस्तान प्रिवेंशन टू क्रूल्टी एक्ट।
ये हमारा हर सूबाई सतह पे अप्लाई होता है। आफ्टर द 18th अमेंडमेंट इसमें अमेंडमेंट्स नहीं आई थी, तो फेडरल वर्जन ही अप्लाई हो रहा है। उसमें अगर आप जानवर को मारते हैं, आप उनको अबैंडन कर देते हैं, या आप उनके साथ कोई भी किस्म की ज़्यादती करते हैं इंक्लूडिंग किलिंग दम, वो सारा इसमें पेनलाइज होता है। पर इसमें इशू ये है कि एक्ट बहुत पुराना है, तो उसके अमेंडमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा से जनरल एनिमल्स जो हैं, वाइल्ड एनिमल्स, उनके लिए पंजाब वाइल्ड लाइफ एक्ट बना हुआ है और हर सूबे का अपना अलग एक्ट है। उसमें से लाइसेंस की ज़रूरत होती है कुछ जानवरों के लिए, और कुछ जानवर आप रख भी नहीं सकते, बिकॉज एनिमल राइट्स की सर बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आपने जानवर को उसके नेचुरल हैबिटेट में रखना है, उसको उसके राइट्स देते हैं जो उसको चाहिए। तो उसके लिए फ्रेमवर्क बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। और पंजाब में अभी 14 जनवरी को फाइनल ऑर्डर आया लाहौर हाई कोर्ट का, जिसमें मेन काउंसिल था कि पंजाब की एनिमल बर्थ कंट्रोल पॉलिसी बनाई जाए, जिसमें आप कुत्तों को मार नहीं सकते पूरे पंजाब में, वो लॉ है, और आपने उनको स्टरलाइज करना है और वैक्सीनेट करना है। तो लॉज तो बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं और हम उनकी इम्प्लीमेंटेशन पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो ये ज़रूर बताइएगा अल्तमश कि ये एनिमल एंड एनवायरमेंटल राइट्स कॉन्फ्रेंस जो आपने की, मतलब इसमें बड़े नामवर शख्सियात भी थी, क्या एंड में क्या निकला, किस चीज़ पे आपने अफर्म किया, आगे क्या करना है? यस, तो इस पे एक्चुअली हमारे जस्टिस अत्तर मिनुल्लाह थे सुप्रीम कोर्ट के, जिन्होंने हमारी पाकिस्तान की सबसे बड़ी एनिमल राइट की जजमेंट लिखी थी कावन के बारे में, जिसमें वो जू क्लोज किया गया था, क्योंकि उन्होंने लिखा था कि जानवरों के अपने नेचुरल राइट्स होते हैं, क्योंकि उनमें जान है तो उनके वो राइट्स हैं। तो उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा बेहतरीन बात की। जस्टिस आयशा मलिक भी आई, उन्होंने भी सेम स्ट्रक्चर पे बात की। वी एक्चुअली हैड जस्टिस जवाद हसन एज वेल, जो कि अभी काफ़ी एनिमल राइट्स के केसेस सुन रहे हैं। तो इसमें लीगल इम्प्लीमेंटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इस पर बात हुई। हमने ये बात की कि मूवमेंट बिल्डिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ इशूज़ हैं जिस पर हमने कभी डिस्कस ही नहीं किया पाकिस्तान में। फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स एंड डिजास्टर्स, आप में से कभी कोई सोच सकता है कि एनिमल्स भी विक्टिम्स हो सकते हैं डिजास्टर्स के? और हमारा जो इंडियन एक्ट है उसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं है। हजारों भैंसें और जो फ्लड्स में बह जाते हैं, मर जाते हैं, गायें बकरियां। देखिए वो प्रायोरिटी नहीं होती हैं ऑब्वियसली कि उनको बचाया जाए, ऑब्वियसली ह्यूमंस कम फर्स्ट। उनके लिए शायद कोई शेल्टर भी नहीं होता, कानून ही नहीं है प्रोटेक्शन के लिए, तो वो चीज़ें हो ही नहीं सकती। अभी ऑन द लॉ उनकी कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है डिजास्टर्स में। इस तरह के टॉपिक्स हमने डिस्कस किए। एजुकेशन पे बात हुई, बैरिस्टर उसामा मलिक हमारे साथ ज्वाइन किए, जो कि पाकिस्तान की लीगल एजुकेशन कमेटी के हेड हैं। उन्होंने बात की कि एनवायरमेंटल लॉ के साथ एनिमल लॉ पढ़ाया जाए LLB करिकुलम्स में, बिकॉज इनके जो राइट्स हैं ये हमारे इंसानी हकूक से कनेक्टेड हैं। अब कोविड की बात करते हैं, बहुत ईजी एग्जाम्पल देता हूँ। कोविड इसलिए हुआ था क्योंकि जानवरों की हमने ट्रीटमेंट सही नहीं की थी, उनको डिजीजेस हुए, इंसानों को हुए और पूरी दुनिया में हो गए। अब स्मॉग और फ्लड एवरीथिंग एल्स जो एनवायरमेंट का एस्पेक्ट है वो डायरेक्ट हमारी एनिमल ट्रीटमेंट से लिंक्ड है, और वह सारा ह्यूमन राइट्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इस चीज़ को कनेक्शन पे हमने बहुत बात की। हमने लाइव एनिमल एक्सप्लॉयटेशन की बात की, हमने फार्म एनिमल्स की बात की, हमने तो इंसेक्ट्स की बात भी की, और एक्वाटिक एनिमल्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स, और डिफरेंट एक्टिविस्ट फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड आए। डॉक्टर आमिर खलील का मैं नाम लेना चाहता हूँ, वो हमारे माहिर वेट हैं जो कि 4 इंटरनेशनल से आते हैं हमेशा हमारे सारे जानवरों को बचाने के लिए। ही वॉज हेयर, उनको एक चैम्पियंस अवार्ड मिला। फरियाल अली गोहर ने भी हमें ज्वाइन किया, और बेसिक जो हमारी मेजर एनिमल राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सबको चैम्पियन अवार्ड्स मिले। जस्टिस अतर और जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस आयशा मलिक की स्पीचेस बहुत अच्छी थी। और वी ऑल्सो हैड द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ NDMA पाकिस्तान, लेफ्टिनेंट जनरल उमर हयात, तो उन्होंने इन सब इश्यूज़ पे बात की, और ये बहुत इससे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ पे बात हुई, और हमने मूवमेंट बिल्डिंग की तरफ जाने की बात की। और हम इस तरह की और कॉन्फ्रेंसेस कराएंगे जहाँ पे हमें आप अपनी मूवमेंट में शामिल रखें। अच्छा, जल्दी से एक बात बता दें, क्योंकि आप जो सारी बातें कर रहे हैं, लॉस का भी आपने हमें दोबारा से बताया, अच्छी तरह एनिमल्स को ट्रीट करना चाहिए, दैट्स वन थिंग, लेकिन अवेयरनेस भी आम लोगों को देना बड़ा जरूरी है। थैंक यू अल्तमश, थैंक यू, बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम आपके साथ इस काम में हम शामिल हो गए हैं। हम बात कर रहे थे इससे पहले पाक अमरीका ताल्लुकात की भी बहुत सी तब्दीलियाँ हम मुतवक्के हैं। सदर ट्रंप के दोबारा ओहदा संभालने पर उन्होंने जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स कल साइन किए हैं उनकी भी एक तवील फहरिस्त है, जिसमें फेडरल डेथ पेनल्टी भी आ गई है। जो भी गैर अमरीकी शख्स का बच्चा वहाँ पैदा हो जाता था, आपको पता है पाकिस्तान से भी कुछ लोग जाते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं, बहुत लोग जाते हैं बच्चे पैदा करने के लिए, तो अगले 4 साल उनका क्या बनेगा, ये भी बहुत सी और भी बातें हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेंटर शहरी रहमान साबिक सफ़ीर भी रही हैं, गहरी नज़र रहती हैं इनकी इन मामलात पे। हम पेरिस अकॉर्ड की बात कर रहे थे शहरी साहबा, इससे पहले आपसे जब पिछले घंटे में बात हो रही थी, अब अमेरिका का इस तरह से उसमें निकल जाना, पुल आउट करना, क्या मैसेज जाएगा बाकी दुनिया के ममालिक के लिए और हमारे जैसे मुल्क जो कि बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग से? हमारी एफर्ट्स कितनी डैमेज होंगी इस तरह से, इस इकदाम से, या हो सकती हैं?
जी शुक्रिया अब्दुल्ला। देखिए बात तो ये है कि ये कोई गैर मुतवक्के बात नहीं थी। पहले भी आपको याद है ये क्योटो प्रोटोकॉल से निकले थे जो क्लाइमेट के हवाले से, माहौलियात के हवाले से दुनिया के आलमी जो इस वक्त अग्रीमेंट्स हैं और जो बार्गेन स्ट्राइक होते हैं उन पर मुनहसर था। अब उनका निकलना मतलब ये सारे लोग इसी पर तबसरा कर रहे थे कि ये होगा। और दो बातें होंगी जी, एक तो आपने देखा WHO से भी वो फिर हटे हैं और ये अमेरिका की मल्टीलैटरलिज्म से एक इब्तदाई रिट्रीट जिसे कहते हैं वो है। और आपने देखा होगा कि उनके कुछ रिपब्लिकन सेनेटर्स ने भी, कांग्रेसमैन ने भी ऐसी बातें की हैं कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर का जो एक निज़ाम था वो अब बिल्कुल बिल्कुल सूदमंद नहीं है अमेरिका के लिए। तो ये सारी बातें एक तरफ मैं समझती हूँ हमें हौसला नहीं हारना चाहिए। जाहिर है अमेरिका जब इनखिला करता है किसी बड़े आर्मी इदारे से तो उसका असर व रसूख सारी दुनिया पे होता है। एक अभी कुछ बैंक्स हैं, उन्होंने भी, गोल्डमैन सैक्स ने और कुछ और बैंक्स ने भी, बड़े जो इंटरनेशनल बैंक्स है वो निकल गए हैं ग्लोबल ग्रीन अलायंस से। तो एक वैसे भी रिएक्शनरी मूवमेंट चल रहा है इस वक्त आर्मी दुनिया पे, आर्मी सतह पर, जब लोग कह रहे हैं कि हम अपने अपने प्रोटेक्शनिज्म, हम अपने अपने नेशनलिज्म को देखेंगे, अपने मुल्क को देखेंगे। लेकिन जो भी चीज़ अब करते हैं ना दुनिया में, अब क्लाइमेट के हवाले से, माहौलियात, कुछ भी ले लें, आप टैरिफ्स भी ले लें, ग्लोबल इकोनॉमी इतनी जुड़ चुकी है और माहौलियात के हवाले से चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या कोई भी चीज़ हो, ये सारी चीज़ें वापस उसी मुल्क पर इम्पैक्ट करती हैं। तो ठीक है अमेरिका के पास बहुत वसाइल हैं और वो चाह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले भी कहा था कि मैं अमेरिका पर पहले फोकस करूंगा। उन्होंने जंग बंदियां की हैं और कोशिश की है उस पर। तो हमें तो पाकिस्तान को अपनी तहफ़्फ़ुज़, अपनी माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, अपनी मालियाती तहफ़्फ़ुज़, इक़्तिसादी तहफ़्फ़ुज़ का इंतज़ाम करना होगा। और मुझे एक और ख़दशा है कि अगर पाकिस्तान पर ट्रेड जैसे अक्रॉस द बोर्ड लग गए टैरिफ्स, तो आपका सबसे बड़ा तिजारती जो इस वक्त हुजूम में सरप्लस अमेरिका के साथ रहता है, बड़ा तिजारती पार्टनर है। तो मैं ना तो ये हम देख रहे थे, चाहे हो ना हो, देखिए दो बातें, एक तो आपकी डिप्लोमेसी, सिफारतकारी हमेशा रद्द अमल या रिएक्शन में नहीं होनी चाहिए। आपने तैयारी करनी होती है कि हम इस तरह तब्दील होते हुए हालात में, इतनी इंटरनेशनल रिस्की क्लाइमेट में हम अपने आप का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करें। तो रिस्क मिटिगेशन ट्रेड के हवाले से बहुत होनी चाहिए थी। अभी मैं समझती हूँ पहली चीज़ होनी चाहिए थी कि पाकिस्तान और अमेरिकन बिजनेस काउंसिल है उसको फौरन आप मोबिलाइज किए रखते कि हम अपना प्रेफरेंशियल ट्रेड चाह रहे हैं, हम दूसरे, हम आपके बहुत बड़े टेक्सटाइल एक्सपोर्टर हैं, हमें चाहिए। तो आप एक लेवल पर बात करते हैं तो फिर वो भी उसी तरह रिस्पॉन्स करते हैं। आप समझते हैं रिस्पॉन्स का वेट ना करें। जी बिल्कुल यही बात। शहरी साहिबा, आपको लगता है कि पाकिस्तान को जरा प्रोएक्टिव होना चाहिए था, कंसिडरिंग हम बात बड़ी करते हैं पाकिस्तान US रिलेशंस की और ये ट्रंप 2.0 उनका दोबारा आना कि हाउ द रिलेशंस वुड बी, और फिर यही बात आ जाती है कि हम उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। लेकिन शायद प्रोएक्टिव एक अप्रोच इन द एरिना ऑफ बिजनेस अगर किया जाता, आपने ट्रेड टैरिफ्स की बात की है, इट डज मैटर, बजाय इसके कि सिर्फ बहस इस पे होती रहे कि ट्रंप इमरान खान के बारे में कुछ कहेंगे या नहीं कहेंगे। बिल्कुल, आप अपना काम करें जो आपने करने हैं, आप वहाँ पब्लिक डिप्लोमेसी बढ़ाएं। ठीक है, आपको पहले अफगानिस्तान के जाविये से देखते थे, वो अब आपके लिए एक मसला बन चुका है। तो आप अपनी वहाँ डिप्लोमेसी, पब्लिक डिप्लोमेसी में से तो आपको कोई नहीं रोकता, आप वहाँ शुरू करें पाकिस्तान के हवाले से काम करना, वहाँ पाकिस्तान का दूसरा चेहरा दिखाएं। बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं, आप तिजारत के हवाले से भी और पब्लिक डिप्लोमेसी, आप अपना म्यूजिक, अपने सारी चीज़ें वहाँ जब करते हैं तो आप फिर नोटिस होते हैं जी। नोटिस सिर्फ आपको सिक्योरिटी के हवाले से या किसी नेगेटिव चीज के हवाले से तो नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि वो चीन के जाविये से आपको देख रहे हैं और आप हिंदुस्तान उनका नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है एशिया में, तो आपने उसके बारे में एक्टिविटी करनी है। आपको चीन तो नहीं रोक रहा अमेरिका से बात करने, ठीक है ना, वो उन्होंने कभी इस तरह नहीं कहा, बल्कि इसके बरक्स ही बात की है कि आप अपनी सफारतकारी जरूर बढ़ाएं
और हमसे चीन से तो आपकी दोस्ती नहीं बदलेगी ना, That is right. पे जो और कहीं नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया, रिएक्शन नहीं होना चाहिए, कुछ बहुत एक्शन भी होना शुक्रिया शेरी रहमान साहिबा, दैट इज ऑल द टाइम वी हैव। जरा डिटेल में फिर बात करेंगे टुमारो इंशाल्लाह।